हम्म। ओके। नमस्कार, मेरा नाम संजय अग्रवाल है और हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। अभी 16 पार्टिसिपेंट्स हैं। क्या हम 2 मिनट वेट करें या शुरू कर दें? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून राजीव जी। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा वेट तो कर ही देना चाहिए। हो जी सकता सर, नमस्कार। है। नमस्कार। जी जी। तो वर्कशॉप जो है वो हिंदी में रहेगी। आप सभी से निवेदन है कि हिंदी में ही प्रश्न और जो जो भी सवाल जवाब करने हैं हिंदी में करें, तो सबके लिए आराम रहेगा। ओके। सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग आज जो है ये एफसीआरए बैंकिंग की गुत्थी सुलझाने के लिए बैठे हैं, जितना हम लोगों से सुलझ सकती है। तो हम लोगों का जो वर्कशॉप का मीडियम है वो हिंदी रहेगा। प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, लेकिन हम लोग बात जो है हिंदी में करेंगे। और दूसरी इसमें ख़ास बात ये है कि आप लोग जो है किसी भी वक्त मुझे रोक के बीच में सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जब आप सवाल ना पूछ रहे हो तो कृपया अपना जो है माइक जो है वो बंद रखें। और उसके लिए थोड़ा व्यवस्था करने के लिए ये भी है कि आप अपना हाथ खड़ा करें, तो भी आपको बोलने का मौका दिया जा सकता है। मैं अपना फ्लो रोक सकता हूँ। हाथ खड़ा करने के लिए आपके पास मुझे लगता है कि इसमें एक ऑप्शन होता है जहाँ आप, आदित्य, इसमें है ऑप्शन? हाँ, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकेंगे। रिएक्शंस में, रिएक्शंस में वो रहेगा। तो
जी। और शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग यहाँ कानून की चर्चा कर रहे हैं, वो कानून के पालन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, ना कि कानून को तोड़ने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वर्कशॉप से कोई गलत मैसेज आप ना लें। अगर कोई पार्टिसिपेंट कुछ ऐसा सुझाव भी देते हैं, तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि एफसीआरए के कानून का उल्लंघन के बड़े बुरे परिणाम होते हैं। ये ध्यान रखना है। अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे पा रही हो, तो आपसे निवेदन है कि मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की ही है, और आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड का नॉइज़ वो कम करने की कोशिश करें, खिड़की बंद कर लें, और अगर हो सके तो हेडफ़ोन या कंप्यूटर यूज़ करें। और वीडियो जहाँ तक संभव हो बंद रखें, क्योंकि वीडियो बैंडविड्थ खाता है, उससे आपका साउंड भी जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो एफसीआरए में जो नई बैंकिंग स्कीम चालू हुई है, वो क्या है, जिसके बारे में इतनी हम लोग सभी सितंबर में ये कानून आया था। और जो कानून आया था, कानून में क्या चेंज हुआ था, वो यहाँ आप थोड़ा गौर से देख लीजिए कि सरकार ने ये व्यवस्था करी कि जिसके पास भी एफसीआई रजिस्ट्रेशन है या प्रायर परमिशन है, उसको एक नया बैंक अकाउंट खोलना होगा, और जिसका नाम एफसीआरए अकाउंट होगा, और वो एसबीआई या एनडीएमबी न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में खोला जाएगा। चाहे आप कहीं भी रहते हो, चाहे आप अंडमान निकोबार में रहते हो, चाहे आप कश्मीर में रहते हो, चाहे कन्याकुमारी में हो, वो अकाउंट वहीं पे खुलेगा। लेकिन उसके लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लोकल ब्रांच से आप खुलवा सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका मेन अकाउंट, जो कि सेक्शन 17(1) में बताया गया है। इसके साथ इन्होंने एक यहाँ पे प्रोविजो भी दिया है, उसको ध्यान से देखिए कि प्रोविजो में उन्होंने कहा है कि क्या प्रोविजो में कहा है, जरा देखते हैं कि इसके अलावा आप एक अकाउंट और खोल सकते हैं। तो ये अकाउंट जो है एफ सी आर ए, अनदर एफ सी आर ए अकाउंट जिसको हम कह रहे हैं, वो आप खोल सकते हैं। और इस अनदर एफ सी आर ए अकाउंट में आप अपना जो अभी का एग्जिस्टिंग अकाउंट है, उसको भी इसमें बना सकते हैं, या दूसरा अकाउंट भी बना सकते हैं। और उस वक़्त ये बात क्लियर नहीं थी, बाद में अभी क्लियर हो गई है कि जो फर्स्ट मेन अकाउंट है, उससे बैंक जो है आपको यूटिलाइज़ेशन अलाउ नहीं करेगा। ये जो आपका एसबीआई का एनडीएमबी अकाउंट है, इसमें यूटिलाइज़ेशन की सुविधा नहीं है। इसमें केवल ट्रैफ़िक वन वे रहेगा। इसमें पैसा आ सकता है, और यहाँ से पैसा आने के बाद आप उस पैसे को अपने सेकेंडरी बैंक अकाउंट में, या ये जो यूटिलाइज़ेशन अकाउंट है, इनमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये मोटा-मोटा प्रोविज़न है। और उसके बाद जो है हम आगे बात देखते हैं। एक अभी रिसेंटली एफसीआई डिपार्टमेंट ने एक चार्टर फॉर बैंक्स इशू किया है, और उस चार्टर फॉर बैंक्स में उन्होंने कई बातें क्लियर करी हैं। वो यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए रिप्रोड्यूस किया है, लेकिन हम उसका ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में स्लाइड बना चुके हैं, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एसेंशियली क्या हो रहा है, मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन तरह के अकाउंट्स हैं। और वो तीन तरह के अकाउंट्स कैसे हैं? तो सबसे पहला है आपका एफ सी आर ए अकाउंट। एफ सी आर ए अकाउंट जो है आपका एस बी आई पार्लियामेंट स्ट्रीट में खुलेगा, और केवल एक ही अकाउंट आप खोल सकते हैं। देखिए, ये केवल एक ही अकाउंट आप खोल सकते हैं। केवल एक एस बी आई एन डी एम बी अकाउंट खोल सकते हैं, और इसका जो मेन पर्पस है, वो पैसा रिसीव करना है। और जब आप ये खोलेंगे, तो इसके लिए आपको फॉर्म FC6C भी फाइल करना होगा। अब दूसरी तरह का जो अकाउंट है, वो है हमारा अनदर FCR अकाउंट। ये लेवल 2 का अकाउंट है। इसका ये भी केवल एक ही खोला जा सकता है, और ये जो है, इसमें आप FCRA का पैसा रख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए भी FC6C ही फाइल होगा। अब जो तीसरे लेवल का अकाउंट है, वो
जिसको हम कह रहे हैं कि यूटिलाइजेशन अकाउंट है, वो भी किसी भी पीएफएमएस बैंक में खोल सकते हैं, और ये आप जितने चाहे उतने खोल सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए, अपच हो जाता है। तो ये जो है इसका मेन पर्पस होगा पैसे को यूज़ करना। तो इसके लिए फॉर्म डिफरेंट टाइप का फाइल होगा, जैसे पहले से आप करते आए हैं, फॉर्म FC6D फाइल होगा इसके लिए। तो यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं। तो इसमें ये जो अलग अलग अकाउंट्स हैं, इनकी किस तरह से इसमें क्या, किस में कौन सा पैसा जाएगा, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो अकाउंट है हमारा, सबसे पहले जो हमारा ग्रांट फॉर जो भी फॉरेन सोर्स से आता है, बाहर से आता है या देश से आता है, वो सभी पैसा जो है वो केवल SBI FCR अकाउंट में ही आएगा, अनदर FCR अकाउंट में या यूटिलाइजेशन अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक और है, जो आप लोकल करेंसी, आप मान लीजिए कि किसी ने आपको डोनेशन जो है, वो कोई व्यक्ति आपके यहाँ आए और उन्होंने आपको करेंसी दी, करेंसी का मतलब है नोट दिए डोनेशन में, तो उसका क्या करेंगे? तो उसमें ये भी इसी अकाउंट में जमा किया जाएगा। इसको जमा करने के लिए शायद आपको SBI गाइड करेगा कि ये आप अपनी लोकल SBI की ब्रांच में जाके और इसकी डिपॉजिट स्लिप SBI NDMB की भर के वहाँ पे जमा कर पाएंगे। ये भी आपको अपने दूसरे अकाउंट्स में जमा नहीं करना है। अब सवाल आता है कि आपका कोई, आपने किसी को FC दिया, मान लीजिए कि किसी को एडवांस दिया या स्टाफ को दिया, और वो फिर आपके पास वापस आ रहा है, तो वो पैसा आप कहाँ जमा करेंगे? तो इसके लिए जो सरकार ने बताया है वो दो तरह से है, कि इसको आप अपने मेन SBI FCR अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं, और जो आपने दूसरा ऑल्टरनेटिव अकाउंट खोला है उसके अंदर भी जमा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये दो हो जाता है। और अब उसके इसी तरह से जैसे इनकम टैक्स रिफंड आया आपके पास, तो इनकम टैक्स रिफंड जो है वो इन दोनों अकाउंट्स में से किसी में भी जमा कर सकते हैं। आपका FC का कोई आपने फिक्स एसेट्स बेचे हों, या उसके आपके फिक्स डिपॉजिट आपने ख़त्म करे हों, या आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स हों, तो वो सभी चीज़ें इन दोनों अकाउंट्स में आप जमा कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी ये चीज़ जमा नहीं करनी है। आगे चलते हैं। अगर आपने कोई FC जो है, मान लीजिए मटेरियल की तरह से प्राप्त किया और उसको आपने आगे चल के बेच दिया, तो जो आपको उससे जो करेंसी प्राप्त होगी वो भी आप इन दोनों अकाउंट्स में जमा कर सकते हैं, मेन FCR अकाउंट में, SBI FCR अकाउंट में, या अनदर FCR अकाउंट में। इसी तरह से आपको अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आपको कोई फीस मिलती है या कोई और पैसा मिलता है, तो वो भी आप इन दोनों अकाउंट्स में जमा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने अपना FC का इक्विपमेंट जो है वो किराए पर चढ़ाया, या आपको बिल्डिंग का कोई किराया आ रहा है, किसी भी प्रकार के FC एसेट से आपको कोई किराया वगैरह आ रहा है, तो वो भी इन दोनों अकाउंट्स में जमा कर सकते हैं। आप अगर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम चलाते हैं या रिवॉल्विंग फंड चलाते हैं जिसमें आपने लोन दिए हुए हैं, उसका पैसा वापस आता है, तो वो भी इन दोनों में जमा कर सकते हैं। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये अभी तक हमारी जो जानकारी है उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। अभी ये चीज़ जो ऐसी है, ये अभी ठीक से ऊँट अभी बैठा नहीं है और करवट बदलता रहता है। तो SBI जैसे जैसे नई बातें बताएगा, ये हमें शायद इसमें कुछ फेरबदल हो सकती है। अब जो आपका मेन बैंक अकाउंट है SBI FCR अकाउंट, जैसे मैंने बताया कि वहाँ आप पैसा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये सुविधा दी है कि वो पैसा आप जो है अपने सेकेंडरी जो आपका अकाउंट है, अनदर FCR अकाउंट, उसमें जमा कर सकते हैं, और वहाँ से आप चाहे तो वो पैसा यूटिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहीं से भी खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से SBI अकाउंट से आप पैसा अपने डायरेक्टली भी
आप यूटिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपने पैसा ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है और उसको आपको डिपॉज़िट करना है, तो उसके लिए आप तीनों ही अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़ देना होगा कि मैंने कब पैसा निकाला था, कहाँ से आया था, और उसके बेसिस पे आपको बैंक जो है अलाउ करेगा। ओवरऑल प्रोसेस क्या है, वो मैं थोड़ी-सी बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है, हमें जो पूरी प्रोसेस शुरू होगी, उसमें हमें एसबीआई लोकल ब्रांच जो भी है, वहाँ जाके हमें एसबीआई एफसीआरए अकाउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देना है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही हमें क्या करना है कि अपना जो हमारा आधार का आईडी है, जो हमने हमने आधार आईडी ले रखा है, उस आधार आईडी को अगर हमने नहीं ले रखा है तो हमें वो लेना ज़रूरी है, और अगर हमने ले रखा है तो हम ये तय करें कि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड हो। क्योंकि अगर आधार आईडी में कोई और लोग दिखा रहे हैं, सॉरी, आई एम सॉरी, ये दर्पण आईडी है, इसको, ये प्लीज़ इसको दर्पण आईडी पढ़ें, मैं बाद में स्लाइड ठीक कर दूंगा। ये दर्पण है। तो अपने दर्पण आईडी में आपको अपडेट करके रखना है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको क्योंकि एफसीआरए वाले भी चेक कर रहे हैं और कहीं कहीं सुनने में आया है कि एसबीआई वाले भी कर रहे हैं। तो ये फाइल करने के आगे पीछे करने के बाद, क्वेरीज वगैरह आने के बाद, सूनर और लेटर आपका एसबीआई एफसीआरए अकाउंट खुल जाएगा। इतने में आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो बोर्ड मेंबर्स की इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको एफसीआरए ऑनलाइन पे अपडेट कर लेनी है। तो ये दोनों प्रोसेस हो जाने के बाद आपको एक FC6C फाइल करना है। वो FC6C क्या फाइल होगा, कैसे फाइल होगा, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। इस FC6C में दो चीज़ें रहेंगी। एक तो इसमें आप वहाँ पे जो आपका एग्जिस्टिंग एफसीआरए डेजिग्नेटेड अकाउंट है, उसका वहाँ पे रेफरेंस देते हुए ये बोलना होगा कि अभी मेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट जो है वो एसबीआई वाला अकाउंट हो गया है। और दूसरा उसमें ये बोलना होगा कि मेरा जो अभी डेजिग्नेटेड अकाउंट है वो अब अनदर एफसीआरए अकाउंट बन जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्म FC6C फाइल होगा। और ये फाइल करने के बाद अभी देखा गया है कि एफसीआई डिपार्टमेंट काफ़ी तेज़ी से अप्रूवल दे रहा है, और कुछ लोगों को 5-6 दिन में भी अप्रूवल मिलने लगे हैं। तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक आपको मिलने की इसकी उम्मीद है। ये जब आपको एफसीआरए अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आप जो है अपना जितना भी नया पैसा आना है, वो आपको एसबीआई एफसीआरए अकाउंट में ही लेना है, जो आपने अब उसको मेन रिसीट अकाउंट बना लिया है। और जो पुराना अकाउंट है जिसके लिए आपने FC6C फाइल किया है, उसमें आप वहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो पैसा एग्जिस्टिंग पैसा है उस अकाउंट में, उसको कहीं आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन अकाउंट में भी डाल सकते हैं। तो ये आत्म प्रकाश जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है कि इसमें कीपिंग एंड यूजिंग और ओनली यूजिंग में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क मुझे भी नहीं समझ में आया है, पर मुझे लगता है कि एफसीआई डिपार्टमेंट के मन में ये बात है कि मान लीजिए आप कोई पैसा, एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है, उसको आप रखना चाहते हैं, तो वो या तो आप मेन एसबीआई एफसीआरए अकाउंट में रखें या अनदर एफसीआरए अकाउंट में रखें, और यूटिलाइजेशन अकाउंट में आपको कम पैसा रखना चाहिए, ये उनका मेन मकसद लगता है। तो आगे चलते हैं। तो अब जो ये एसबीआई में हमें जो एफसीआरए अकाउंट खोलना है, एनडीएमबी अकाउंट खोलना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये खोलने के लिए हमें एक तो एनजीओ के लिए जो कुछ चीज़ों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए। ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो चाहिए, ये आपके चीफ फंक्शनरी इसको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं।
इसमें आपका और ऑर्गेनाइजेशन की सील लगा के इसमें एफसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगी की कॉपी लगेगी, और मेमोरेंडम और बायलॉज की ट्रस्ट डीड वो आपसे मांगेंगे बैंक वाले। इसके अलावा जितने भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, आप ये ध्यान दीजिए, देखिए एक बोर्ड मेंबर, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर एनजीओज में तो बोर्ड मेंबर ही सिग्नेटरीज होते हैं। थोड़ी बड़ी एनजीओज में क्या होता है कि कभी कभी नॉन बोर्ड मेंबर को भी सिग्नेटरी बना देते हैं। तो ऐसे में उन 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 बैंक सिग्नेटरीज का और बोर्ड में सभी बोर्ड मेंबर्स के लिए तो ज़रूरी ही है। और अगर उसके अलावा कोई बैंक सिग्नेटरी हो तो उसका भी एक तो केवाईसी, तो केवाईसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनका एड्रेस प्रूफ होता है, उनका आइडेंटिटी प्रूफ होता है, और आधार तो आजकल सभी चीज़ में मांगने ही लगे। तो ये वो बैंक की लिस्ट में है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा 2 फ़ोटो चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज़ हर एक की, अच्छी सी स्माइलिंग फ़ोटो होनी चाहिए। तो उसके अलावा आपका जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन चाहिए। अब ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखा गया है कि जो ट्रस्टीज़ हैं वो नॉर्मली सभी एक शहर में नहीं रह रहे हैं, और अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। तो इसके लिए एसबीआई ने एक थोड़ी सी फैसिलिटी दी है कि वो जो ट्रस्टीज़ हैं वो चाहें तो एक उनका अगर ऑलरेडी एसबीआई में एक सेविंग्स अकाउंट है, तो वहाँ से उन्हें एक सीआईएफ मिलता है, सीआईएफ नंबर, कस्टमर इंफॉर्मेशन समथिंग करके है सीआईएफ। वो जो है सीआईएफ नंबर दे दें, उससे वो चेक, उनके सिग्नेचर्स अपना ऑनलाइन चेक कर लेंगे। और अगर वो उन्होंने नहीं खोला हुआ है तो फिर वो एसबीआई में अपना एक सेविंग्स अकाउंट खोल लें, और उसके बेसिस पे भी वो सीआईएफ मिल जाएगा और हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर उनको व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे एफसीआई ये सॉरी बैंक में हाजिर होके वहाँ साइन करना होगा। तो ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपकी जो बोर्ड मेंबर्स की जो लिस्ट है और एफसीआरए रिकॉर्ड्स में जो लिस्ट आ रही है वो मैच होनी चाहिए। अगर आप जो अपने फॉर्म में आप 3 लोगों का नाम दिखा रहे हैं और एफसीआरए रिकॉर्ड में 5 लोगों का नाम है, तो फिर बैंक इस पे ऑब्जेक्शन लगा के फॉर्म आपको वापस कर देगा। किस तरह का रेजोल्यूशन हमें चाहिए, वो हम लोगों ने यहाँ पे आपको सैम्पल रेजोल्यूशन दिखाया है कि ये जो नया बैंक अकाउंट खोलना है इस तरह का रेजोल्यूशन बनाना चाहिए। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एसबीआई एनडीएमबी के पास हमें एफसीआरए करंट बैंक अकाउंट खोलना है। तो ये प्रश्न उठता है कि भाई करंट अकाउंट खोलना है, सेविंग्स अकाउंट खोलना है, तो कायदे से आप चाहें तो सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे करंट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बैंक्स जो हैं वो आजकल करंट अकाउंट पे ज़्यादा आपको पुश कर रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप ज़्यादा इसमें उलझना नहीं चाहते, तो करंट अकाउंट खोल लीजिए, और पैसा अपना बाद में आप जो आपका अनदर एफसीआर अकाउंट है उसमें अगर सेविंग्स अकाउंट है वहाँ पे रख लीजिएगा। जो इस तरह का रेजोल्यूशन आपको देना होगा, वो भी आपको सर्टिफाइड कॉपी, ट्रू कॉपी करके उसको देना चाहिए। ये एसबीआई का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, तो आत्म प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि भाई आईसीआईसीआई बैंक कह रहा है कि हमें जो है हमारा अभी जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है उसको बंद करना होगा और नया अकाउंट खोलना होगा। तो ये बात सही नहीं है। जो आपका अभी जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है वही अकाउंट बाद में रीडेजिग्नेट हो जाता है, फॉर्म F6C फाइल करके अनदर एफसीआर अकाउंट बन जाता है। तो मुझे लगता है कहीं वहाँ आईसीआईसीआई बैंक को क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो आपको ऐसा कह रहे हैं। तो ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है एसबीआई एनडीएमबी का, और वो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है, आपको प्रॉपरली भर के वो देना होगा। अब कौन सी ब्रांच में जाके ये बैंक अकाउंट खोलना है, तो देखिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं
तो फिर आपको एसबीआई एनडीएमबी ब्रांच ही जाना चाहिए डायरेक्टली। क्योंकि कहीं कहीं देखा गया कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन्होंने कहा कि चलो हमारे ऑफिस के पास एक ब्रांच है, हम उसमें खुलवा लेते हैं अकाउंट। तो वो बैंक ने उनको एंटरटेन नहीं किया, एसबीआई ने, और कहा कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप वहाँ एनडीएमबी चले जाइए। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन है कि आपके पास जो भी नज़दीक में जो बड़ी ब्रांच हो उसके वहाँ जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि जब आप वहाँ अकाउंट खुलवाएंगे तो उनको क्लियर कर दीजिएगा भाई ये अकाउंट आपकी ब्रांच में नहीं खुलेगा, ये अकाउंट एसबीआई एनडीएमबी में खुलेगा। तो क्योंकि दो एक केसेस में देखा गया कि बैंक वालों ने उत्साहपूर्वक आपका अकाउंट अपने ही ब्रांच में खोल लिया। तो वो नहीं करना है, क्योंकि वो सारा का सारा सिस्टम दिल्ली से ही रेगुलेट होगा। तो अकाउंट खुलवाते वक्त जो होम ब्रांच कहलाएगी वो उसमें इस तरह से उसका डिटेल यहाँ पे दिया जाएगा। ये डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्रोसेस क्या होगी बैंक में, जो हमें सुनने में आ रहा है, सबसे पहले तो ये है कि जो लोकल ब्रांच है वो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। उसके बेसिस पे एक्नॉलेजमेंट आपको दे देते हैं। फिर ये अपने ईमेल आईडी से एसबीआई एनडीएमबी ब्रांच में ये डॉक्यूमेंट भेजते हैं। और वहाँ से एसबीआई एनडीएमबी ब्रांच जो है वो इन डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है। तो फिर आपकी जो एसबीआई ब्रांच है वो डॉक्यूमेंट्स की पेपर कॉपीज एसबीआई एनडीएमबी को भेज देती है। तब एसबीआई एनडीएमबी आपको एक अकाउंट नंबर, डिटेल्स और एक लेटर देगा। वो लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका फॉर्म FC6C में लगेगा। तब ये आपका अकाउंट खुला हुआ माना जाएगा। तो जब बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये इसके जो एफसीआई रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए क्या प्रोसेस है कि जैसे मैंने पहले बताया, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि दर्पण साइट पे जो जो ट्रस्टीज़ के नाम लिखे हैं वो एफसीआई रिकॉर्ड से मैच होने चाहिए, और आपके वो बैंक में भी, बैंक रिकॉर्ड में भी मैच रहेंगे। सेकंड बात ये है कि जो आपके जो ट्रस्टी डिटेल्स हैं और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो मान लीजिए कि जब आपने दर्पण आईडी लिया था तो आपने मान लीजिए 2017 तक का उसमें इंफॉर्मेशन दी थी, तो अभी उसमें आपको 2020 तक की इंफॉर्मेशन अपडेट कर देनी चाहिए। अदरवाइज FC6C जो है वो लोग कहीं कहीं डिक्लाइन कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन जो है अपडेटेड नहीं है। ये करने के बाद आपको ये जो SBI NDMB अकाउंट है इसके लिए आपको FC6C फाइल करना है, और उसके साथ जो है NDMB का कंफर्मेशन लेटर और जो आपका दूसरा बैंक अकाउंट था, पुराना बैंक अकाउंट था, उसका भी लेटर लगा के आपको फिर FC6C अप्रूव कराना है। जब अप्रूव हो जाएगा तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो जो ये हम FC6C भरना है वो कुछ कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो अभी आपका जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है उसका डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली भरा हुआ आ जाता है। तो आपको केवल ये चेक करना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए यस और नो जहाँ पे है तो उसमें आपको नो लिखना है कि अभी हमने अपडेट नहीं किया है एसबीआई का अकाउंट। तब वो आप नो कहेंगे तो फिर ये दूसरी स्क्रीन खुल जाएगी, उसमें आपको यहाँ पे एसबीआई अकाउंट का ही डिटेल देना है। तो इसमें देखिए ऊपर हेडिंग में क्लियरली लिखा हुआ है कि एसबीआई एनडीएमबी ब्रांच का आपको यहाँ डिटेल भरना है। तो कहीं कहीं देखा गया है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ भी इसके अंदर भर देते हैं, और एफसीआरए वाले भी उसको ऑटोमेटिकली अप्रूव कर रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी हो रही है उसकी वजह से। तो ये इसका यहाँ पे आपको डिटेल भरना है, और ईमेल वगैरह सारे भरना है, और उसके बाद सेव डेटा करते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर आपका वो पूछेगा कि जो आपका अभी अभी जो आप डेजिग्नेटेड अकाउंट की तरह यूज़ कर रहे हैं
तो उसका स्टेटस जैसे ही आप ये बनाएंगे तो उसका स्टेटस डाउटफुल हो जाता है। तो उसके लिए आपको उसका यहाँ इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर देनी है अनदर FCRA अकाउंट में। तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर, ब्रांच एड्रेस, टाउन सिटी और बैंक नेम, ये सब चीज़ें भरनी है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो आपका प्रेजेंट FCRA डेजिग्नेटेड अकाउंट है उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। और फिर यहाँ पे आपको ये यस कहना है। तो और अगर आप नहीं रखना चाहते तो फिर आपको क्या करना है, तब फिर आपको ये नो पे टिक लगाना है। तो ये वही स्क्रीन है और उसका दूसरी टाइप का शॉट आ गया है। तो ये मोटा मोटा आपका प्रोसेस है SBI ये FC6C फाइल करने का। और इसके साथ जो अभी आपका एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसका भी अकाउंट डिटेल्स वाला जो आपको कंफर्मेशन लेटर मिला हुआ है, पहले से मिला हुआ है, वो आपको उसके साथ स्कैन करके अटैच करना है। और जब तक आपका FC6C अप्रूव नहीं होता तब तक आपको यही अकाउंट यूज़ करते रहना है। अब कहीं कई लोग कह रहे हैं कि ये अभी हमारा जो FCRA अकाउंट है, प्रेजेंट FCRA अकाउंट है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास उसके बारे में वो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, इसमें जो है आपका पहली बात ये है कि आप अगर उसमें चाहते हो कि आपका SBI NDMB अकाउंट अप्रूव हो गया FC6C, उसके बाद आप उसमें पैसा रिसीव करना चाहते हैं तो अलाउड नहीं है, क्योंकि आप FCC उस SBI इंडियन में अकाउंट में ही पैसा रिसीव कर पाएंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि इसमें इस अकाउंट में आप FCRA का जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है वो आप वहाँ पे रखते रहें, तो फिर उसके लिए आपको FC6C फाइल करना होगा। FC6C फाइल करना होगा। FC6C फाइल करने से ये काम हो जाएगा। और वही जैसे मैंने पहले बताया कि आपको इसके बाद जब आपका SBI NDMB अप्रूव हो जाता है तो इसमें आपको यहाँ पैसा रिसीव करना बंद करना है। देन थर्ड ऑप्शन जो है वो ये है कि ये वाला अकाउंट जो है, मान लीजिए हमारा ICICI बैंक में अकाउंट है, हम उसको जो है ना हम अनदर FCRA अकाउंट की तरह नहीं यूज़ करना चाहते, हम यूटिलाइजेशन अकाउंट की तरह यूज़ करना चाहते हैं। तो फिर इसके लिए आपको पहला जो FC6C है उसमें इसको अनदर FCRA अकाउंट नहीं बोलना है, खाली छोड़ देना है। और FC6D अलग से फाइल करना होगा, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि अभी वो जो है आपका अकाउंट डेजिग्नेटेड अकाउंट था, और अगर आप उसको FC6D नहीं फाइल करते तो फिर वो ऑर्फन हो जाएगा, वो मतलब क्या कहते हैं, अनाथ अकाउंट हो जाएगा, और वो आपके लिए एक परेशानी है। समझ लीजिए आप चाहते हैं कि भाई मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, तो मुझे अकाउंट को बंद करना है, तो उस केस में ना आपको FC6C जो है वो उसमें कुछ नहीं कहना है, और FC6D भी नहीं फाइल करना है। लेकिन क्या करना है कि आप जितना भी उसमें, एक तो ट्रांजैक्शन बंद कर देना है, दूसरी बात ये कि जितना भी आपका उसमें पैसा बचा हुआ है আমার একটু হয়ে যাক, वो এগুলো আমি सारा का পরে सारा কথা आप বলে ना নিচ্ছি। SBI NDMB अकाउंट में या किसी FCRA আমি यूटिलाइजेशन স্যানিটাইজ अकाउंट করে में দিয়েছি এসব ट्रांसफर জায়গা। करना होगा। जी प्रेम शंकर जी बताएं। हाँ जी प्रेम शंकर जी बोलिए। सर जैसे हमारा ओपन हो गया था सर प्रेम अकाउंट। शंकर जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ सर, हमारा जैसे ओपन हो गया था सर अकाउंट। हेलो आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी। हेलो जी हेलो, बोलिए। जी बोलिए। आ रही है सर आवाज? जी आ रही है। सर हमारा जैसे SBI अकाउंट तो ओपन हो गया सर। हाँ हम उसको फाइल कर रहे थे, तो अब इसको हम जो हमारा प्रेजेंट अकाउंट है उसको भी हम अकाउंट रखना चाह रहे थे, तो उस फाइल C में भर रहे थे। तो उसका जैसे सर डॉक्यूमेंट है, आपने बोला कि डॉक्यूमेंट होना जरूरी है,
पुराने वाले का भी। जी जी जो वो एक लेटर आता है ना सर, लेटर देते हैं जी जी। पुराने वाले अकाउंट्स का तो नहीं है, तो उस पे क्या? नहीं तो आप बैंक से इशू करा लीजिए। जो सर हमने आपका अभी, एग्जिस्टिंग अकाउंट है ना, हाँ किस हाँ, बैंक में है आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट? पीएनबी में सर। तो पीएनबी वालों के पास जाइए, पीएनबी वालों से कहिए कि हमें ये इसके लिए फॉर्म फाइल करना है, हाँ, और आप हमें लेटर इशू कर दीजिए कि भाई ये हमारा अकाउंट एफसीआरए के लिए खुला हुआ अकाउंट है। वो आपको लेटर इशू कर देंगे। अच्छा। हमने तो आज वैसे उनको उनको लेटर दिया था सर, और उसका पूरा डॉक्यूमेंट लगा के दिया था कि हमें ये अनदर एफसीआर अकाउंट्स के लिए एक हमें अनुमति पत्र प्रदान करें। हाँ, वो लेटर आपको देंगे। हाँ वो लेटर में कम से कम उन्हें लिखना चाहिए कि एफसीआरए अकाउंट है ये। आपका एग्जिस्टिंग है ना वो एफसीआरए अकाउंट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनको मालूम है ना ये बात कि वो एफसीआरए अकाउंट है। हाँ सर, उनको पता है एफसीआर अकाउंट से। तो उनको बोल दीजिए कि बस ये कंफर्म कर दीजिए कि एफसीआरए अकाउंट खुला हुआ है। तो इसको अभी हमारा एसबीआई में खुल गया है, तो हम इसको लेकिन अकाउंट अपना रखना चाहते हैं। तो आप ये हाँ, कंफर्म कर दीजिए कि ये एफसीआरए अकाउंट है, तो हम इसके हिसाब से फाइल कर देंगे इसको। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, केवल लेटर ही चाहिए आपको उनसे। ठीक है सर, ठीक है। तो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मैं प्रॉब्लम्स पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। और उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं जो भी एफसीआरए का इश्यूज है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें अकाउंट खोलने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो अभी लोग पूछ रहे हैं कि साहब इसका टाइम एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। तो कुछ कोविड के टाइम में काफ़ी टाइम एक्सटेंड हुआ है हर चीज़ का बार बार, तो परेशानी भी हुई है लोगों को, तो उसकी वजह से ये लग रहा है कि हो सकता है टाइम एक्सटेंड हो जाए। पर इस पे आप भरोसे पे मत चलिए कि टाइम एक्सटेंड होगा ही होगा। और मुझे लगता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप तुरंत ये एसबीआई अकाउंट साम दान दंड भेद जैसे भी करके इसको खुलवा लें। और क्योंकि FC60 अप्रूवल में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा डिपार्टमेंट, तो इससे लगता है कि ये इनका ये इरादा है कि ये 31 मार्च के बाद इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। और फिर आपका क्या होगा कि अगर आपका अकाउंट नहीं खुलता है ना, तो आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आना बंद हो जाएगा। जो पैसा है वो तो आप यूज़ करते रहेंगे, लेकिन और पैसा नहीं अलाउ करेंगे, वो क्रेडिट नहीं करेंगे। तो ये एक आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि ये खोल लें इसको जल्दी जल्दी। जो जैसे मैंने पहले ही बात करी कि अगर आपके बोर्ड मेंबर्स अलग अलग हैं जगह पे, तो उसके लिए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि उनका आप अगर उनका ऑलरेडी कोई बैंक अकाउंट है एसबीआई में, तो वो सीआईएफ नंबर दे दीजिए। और अगर वो नहीं है तो फिर अकाउंट खुलवा लीजिए। अदरवाइज थर्ड ऑप्शन तो ये है कि उनको फिजिकली वहाँ ब्रांच पे जाना पड़ेगा। दूसरी बात एक ये हो रही है कि दर्पण आईडी की इंफॉर्मेशन जो है उसमें कुछ कुछ मिसमैच आ रहा है कि वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और जैसे कहीं कहीं नाम में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अब मान लीजिए कि आपके नाम की स्पेलिंग का तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन अगर नाम के अंदर मैं पॉल दिवाकर शेखर लिखा हुआ है और आपके पैन में केवल पॉल शेखर लिखा हुआ है, तो फिर ये डिपार्टमेंट जो है इसको रिजेक्ट कर देता है। और आजकल आधार और पैन का भी जो ऑटोमेटिक मैच सिस्टम है उसमें ये इसको एरर मान लेता है। तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि आपका जो पैन में जो इन्फॉर्मेशन है और आपके जो आधार की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। कभी कभी फादर्स नेम में एरर होता है, कभी डेट ऑफ बर्थ में एरर होता है। तो ये सारे आपको मैच कराने पड़ेंगे, उससे पहले आपको इसमें बार बार रिजेक्ट करेगा वो। तो एक केस कम से कम हमारे पास ऐसा आया था जहाँ पे कि बैंक ने वो बड़ी खुशी से और तीव्र गति से अकाउंट खोला, लेकिन एसबीआई एनडीएमबी के बजाय उसमें अपने ही अकाउंट में उसने खोल लिया। तो ये एक प्रॉब्लम आई। अब उन्होंने फिर दोबारा उन्हें वो प्रोसेस करनी पड़ी वहाँ पे अकाउंट खोलने की। एक जो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुत सी ब्रांचेस जो हैं वो हेल्प करने से मना कर देती हैं। तो ऐसे में ना उनको फिर आपको वो जो इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस ब्रांच का फ़ोन नंबर इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके, और आपको एसबीआई एनडीएमबी में एक ईमेल आईडी हम लोगों ने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले,
वो ईमेल आईडी पे आप उनको ईमेल लिखें या फ़ोन करें कि भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा बैंक को इंस्ट्रक्शंस इशू कर दीजिए। एक दो केसेस ऐसे आए हैं जहाँ जो नया एसबीआई अकाउंट खोला गया, वो गलती से फॉर्म FC60 फाइल करते वक्त उसको अनदर एफसीआर अकाउंट की जगह डाल दिया, तो डिपार्टमेंट ने भी उसे अप्रूव कर दिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि ऐसा गलती ना हो। बाकी मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं अगर लोग जो है वो ठीक से फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो वो डेजिग्नेटेड अकाउंट का स्टेटस जो है वो अनक्लियर हो जाता है। तो यही कुछ इश्यूज थे। अब इसके बाद आप लोगों के अगर कुछ सवाल हो तो हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी, किसी को कुछ कहना है? हेलो संजय जी, नमस्ते। जी प्रतीक जी। सर नमस्ते। सर जी ऐसा कह रहा था, जैसे अभी हमारा पीएनबी में एक अकाउंट है एफसीआर वाला, हाँ तो जब हम अभी प्रोसेस में है, वो वहां से कुछ मेल आया है जो कुछ कुछ चीजें है जो वापस भेजनी है उनको एसबीआई से। जी। तो तो अब ऐसे कह रहा हूँ, जैसे ये पीएनबी वाला अकाउंट है, तो जब FC6D भरूंगा तो उसमें मैं नो लिख कर दूंगा, तो वो एज ए यूटिलाइजेशन अकाउंट को तरह से यूज कर सकते हैं ना फिर? तो उसके लिए दो काम करने होंगे आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी हाँ सर। कि एक तो आपको ये जो पीएनबी अकाउंट है इसको आप कैसे यूज करना चाहते हैं। ये आपका डेजिग्नेटेड अकाउंट है ना अभी, हाँ, अभी अभी ये इसी में आ रहा है और इसी से यही यूटिलाइजेशन है। यही यूटिलाइजेशन है। इसके अलावा हाँ, आपके पास कोई यूटिलाइजेशन अकाउंट नहीं नहीं है। इसके अलावा कोई नहीं है। तो आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं आगे चल अब के? इसके बाद से इसको यूटिलाइजेशन अकाउंट बनाना चाहते हैं इसको। जी, तो मेरा ये सुझाव है कि आप ना इसको केवल यूटिलाइजेशन अकाउंट मत बनाएं, आप जी इसको कीप ये अनदर एफसीआर अकाउंट करके बना लीजिए। ठीक है। तो जो FC6C जब आप फाइल करेंगे ना, तो हाँ सर। उसमें आपको क्या करना है कि जो वहाँ पे SBI NDMB अकाउंट, ये देखिए हाँ यहाँ पे, अब जब आप ये भरेंगे तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी आपका यहाँ पे नाम दिखाता रहेगा आपके जी सर। एग्जिस्टिंग अकाउंट का, जी सर। PNB लिखा रहेगा यहाँ पे। जी। एक सॉरी, हाँ यहाँ। यहाँ पे ना आपका PNB दिखाएगा। हाँ सर। तो ये PNB यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, हाँ और हाँ। उसके हाँ बाद आप यहाँ कह दीजिए यस। ये इसमें आप यस कह दीजिए। ठीक है, यस कर देंगे इसको। हाँ। ओके, अब आगे आप आए तो यहाँ पे वो कहेगा कि आप जो है इसका यहाँ अपने SBI का डिटेल भर देंगे हम्म। इस विंडो में पूरे में। जी सर। जी सर। उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आप ये PNB का जो अकाउंट है हाँ। उसके डिटेल आप यहाँ भर दीजिए अच्छा। है, और यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है सर। और इसमें दोनों के लेटर लगा दीजिए, जो ठीक है सर। SBI का आपको लेटर मिलेगा हाँ जी। और जो PNB का आपके पास लेटर है कि ये हाँ जी। FCR अकाउंट था, पहले से हो तो अच्छा है, और नहीं है नहीं, तो अभी बनवा लिया, वो बनवा लिया मैंने। तो बस ये कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। ठीक है ठीक है। सर। ठीक है, जी तो ये कीपिंग और यूटिलाइजेशन दोनों के लिए काम आ जाएगा जी हमारा। जी 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 जी। और थैंक यू सर। क्योंकि अगर आप इसका वो भरेंगे ना तो फिर ये अकाउंट आपका वो हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। जी, तो फिर वो मेरे को सिर्फ एफ ये 6C भरना है, डी डी से मेरे को लेना देना ही नहीं रहेगा। डी से, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके लिए डी जो है वो थर्ड अकाउंट के लिए है। ओके, थैंक यू, समझ गया। जी ठीक है। ओके, थैंक जी यू संजय जी। जी। ओ जी, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई सर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? सर मुझे पूछना था, जी बोलिए। ये जैसे अभी आपने इसमें बोला कि यहाँ पीएनबी की डिटेल लिख देंगे, जी लेकिन मैं जब फिल कर रहा था तो यहाँ फिल करने के ऑप्शन नहीं आ रहे थे। नीचे जब यस किया तब फिल करने का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ फिल करके मैंने अपडेट किया है। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है।
वो थोड़ा फॉर्म का ऊपर नीचे है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यस करेंगे तभी आपको यहाँ पे लिखने देगा। जी तो वो संजय ठीक जी, है। एक छोटा सा कंफ्यूजन। जी सॉरी। बोले। हाँ, ये जो अभी आपने स्लाइड दिखाई है, इस पे 2 स्टेप जरा पीछे जाए, जहाँ पे आपने एसबीआई वाला डिटेल भरने को बोला है। जी हाँ, यहाँ पे पहली बार आपने बताया था कि नो भरना है। नहीं 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 नहीं, देखिए ये क्या है, ये जो है ना आपको यहाँ पे इत्तेफाक से जो हमने आपको सैंपल दिखा रहे हैं इसमें वो जो स्टेट बैंक दिख गया था। एसबीआई में ही था ओरिजिनल अकाउंट। राइट। जैसे अभी जो प्रतीक जी ने पूछा तो उसमें उनकी जगह यहाँ पे पीएनबी लिखा रहेगा। जी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हमें यस करना है, तो ये तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से डिटेल उठाता है। राइट। जब हम इसके ऊपर यस करेंगे तब फिर हमें ये नई इंफॉर्मेशन, ये विंडो खोलेगा। तो यहाँ पे हमें एसबीआई एनडीएमबी अकाउंट लिखना है, जी उसका डिटेल देना है जी और सेव डेटा कर देना है। जी अब क्या हुआ कि अभी तक हमने जो प्रोसेस करी, हमारा पीएनबी का अकाउंट था, उसकी जगह हमने एसबीआई एनडीएमबी कर दिया। तो पीएनबी का अकाउंट जो है बेचारा बाहर ही बैठा रह गया, उसका कुछ हमने तवज्जो नहीं करी। जी। तो इसलिए हमें यहाँ पे पीएनबी अकाउंट का डिटेल भरना है। और जैसा कि आज प्रकाश जी ने बताया कि वो भरने का तभी आपको पहले समझ यस में लगा। आएगी जब आप यस करेंगे। जब आप यहाँ पहले यस लिखिए तब आपको वो यहाँ पीएनबी का डिटेल भरने देगा, और वो जो आपका फर्स्ट विंडो में था ना, जी, वही वाला डिटेल आपको यहाँ दोबारा भर देना है, उसका ईमेल आईडी वगैरह समझ एडिशन लिख देना है। समझ गया, समझ गया। ठीक है जी जी जी, इसमें एक एक्सपीरियंस मुझे बताना है, क्योंकि हम लोग ये प्रोसेस में हैं एसबीआई के। जी इसमें हो क्या रहा है कि जो लोकल ब्रांच हैं, जी वो हमें करीब 1 महीने तक यही बताती रही कि यस यस वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद दिल्ली, दिल्ली से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जी और जैसे ही कुछ कंफर्मेशन आता है हम आपको बताएंगे। फिर जब मैंने दिल्ली में कंप्लेन किया, फिर उन्होंने वहां पर एक मेल लिखा। एक्चुअली हमें जब भी फॉर्म भरना है तो अपने ब्रांच वालों को बोलना है कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आप कर रहे हैं वो हमें सीसी करते हुए करें। ये अच्छा जनरली जो लोकल ब्रांच के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह जो मुझे बाद में पता लगी कि यहाँ हमारा लोकल ब्रांच 1 महीने तक मेरी फाइल पे बैठा रहा, उसने कुछ भी नहीं किया। और हाँ हाँ हमें वो यही बता देते थे कि जब मेरा स्टाफ जाता था, वो ये बताते थे डोंट वरी, हम लोग वहाँ से कर रहे हैं, और अभी बहुत सारे अकाउंट उनके पास आ रहे हैं, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। फिर एक वर्कशॉप में जो एसबीआई दिल्ली के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप उनसे इंसिस्ट करिए कि आप जो भी करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं वो हमें सीसी जरूर करें, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और जी जैसे ही उन्होंने सीसी किया, इनफैक्ट उससे भी एक स्टेप पहले मैंने खुद से नई दिल्ली को लिखा, इनको सीसी करते हुए लोकल ब्रांच को। हाँ 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 फिर ये बिगड़ गए कि आप हम्म। तो ठीक है जी, आप फिर डायरेक्ट वहीं से करवा लीजिए। फिर तो फिर मैंने कहा कि आप यही इसी मेल में ही लिख दीजिए कि हमें डायरेक्ट वहीं से कराना है। देन वो दूसरे दिन ही उसने फिर मेल किया, मुझे सीसी किया, और मतलब अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन तीसरे दिन मेरे पास वहां से एक्नॉलेजमेंट आ गई और वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो वेरी मतलब गुड। टेक्निकली हम लोग 1 महीने पीछे हो गए, सिर्फ उनकी गलतफहमी की वजह से, या गलतफहमी नहीं कहेंगे, वो मतलब अभी ओवरबर्डन हो गए हैं सारे लोग, जी 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 तो इस वजह से वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो हम जो भी हमारे साथी अभी जा रहे हैं, अभी जिन्होंने नहीं प्रोसेस स्टार्ट किया है, वो डे 1 से उनको बोलें कि आप जो भी करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं मुझे सीसी में जरूर रखिए। और ये एसबीआई एनडीएमबी की तरफ से हर मेल में लिखा हुआ आता है नीचे कि प्लीज कीप सीसी कस्टमर ऑल द करेस्पॉन्डेंस, और उसी थ्रेड को यूज करें तो वो एक्सपेडाइट हो जाता है। सेम बहुत थ्रेड सही। पे ही हम करेस्पॉन्डेंस करें, दूसरा मेल ना क्रिएट करें। जी बहुत ही आपने यूज़फुल बात बताई। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और इसमें ये भी है कि हम उसको टैक्टफुली बैंक से झगड़ा किए बिना थोड़ा प्यार से, थोड़ा फर्मली बोल के उससे हमें काम करवाना होगा। केशव कौशल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, तो मेरे को आपने बताया वो सुना है, तो ये जो बोर्ड मेंबर है सभी के केवाईसी फॉर्म भरना है, या जो बैंक पे हैंडलिंग करेंगे मतलब साइन सिग्नेचर उनका ही भरना है? बोर्ड, सभी बोर्ड मेंबर्स का केवाईसी मांगेगा। देखिए होता क्या है कि आपको मालूम होगा, संस्था एक अलग
एंटिटी होती है, ठीक है। लेकिन अभी जो बैंक्स में केवाईसी और सब जगह मानने लगे हैं, उसमें ये कहने लगे हैं कि भाई संस्था के तो कोई अपनी व्यक्तित्व नहीं है, तो संस्था कौन चला रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है, अगर कोई वहाँ पे गड़बड़ी होगी तो हमें किसे पकड़ना होगा। इसके लिए वो सभी बोर्ड मेंबर्स का आपसे केवाईसी मांगेंगे, और साथ में अगर उसके अलावा बोर्ड मेंबर्स के अलावा कोई थर्ड पर्सन सिग्नेटरी है तो जो उसका भी केवाईसी मांगेंगे आपसे, ठीक है सर जी। केवाईसी सिर्फ ऑफिस बियर का मांग रही है। हाँ, तो फिर आपके सिग्नेटरी और अलग से नहीं होगा ना, हाँ इसलिए हाँ, केवल office bearer। सिग्नेटरी प्लस ऑफिस बियर। हाँ देखिए, अगर आपका सिग्नेटरी कोई और नहीं है, हम्म। ऑफिस बेरर में से ही सिग्नेटरी है, तो फिर ऑफिस बेरर्स का ही मांगेंगे। लेकिन अगर आप अपने किसी पास पड़ोसी को सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं तो फिर उसका भी मांगेंगे, ठीक है। ये संजय जी, और एक थोड़ा सा सवाल था हमारा। जो अभी एसबीआई में अकाउंट है, एक यूटिलाइजेशन वाला है और एक मेन एफसीआर अकाउंट है। अभी जी जो फॉर्म भरना है उसमें दोनों का जिक्र देना है, या उसमें से जो मेन वाला उसको ये करना है? नहीं, आपको जो आपका एग्जिस्टिंग जो दूसरा यूटिलाइजेशन अकाउंट है उसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है आपको, नहीं नहीं। ठीक है ना। तो उस पे आपको उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जी। उससे कुछ लेना देना नहीं है उस बैंक का। अच्छा। केवल आपको जो डेजिग्नेटेड अकाउंट था, अब आपके केस में क्या आपको करना होगा कि यहीं पे, मैं कोशिश करता हूँ ये अगर क्लियर हो जाए, जी तो आप यहीं पे ये वो वाला जो एसबीआई अकाउंट है ना, जी। पुराना वाला एसबीआई अकाउंट, उसका यहाँ पे आप डिटेल इस विंडो में लिख दीजिएगा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है? समझ गए। जो भी आपका डेजिग्नेटेड अकाउंट है ना, उसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिर आ जानी है। और एसबीआई एनडीएमबी अकाउंट की डिटेल जो है वो पुरानी विंडो में यहाँ पे जानी है, जी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? हेलो जी जी सर, नमस्कार। मैं शशि बोल रहा हूँ सर, बिहार से। जी, बोलिए शशि जी। सर जैसे कि बातचीत हो रही थी कि इसमें चेकलिस्ट को लेकर के सर हमें एक जानकारी चाहिए था कि उसके साथ क्या क्या लगेंगे। जो एसबीआई का आपको एप्लीकेशन अकाउंट ओपनिंग किट होती है जी उसमें वो पूरी तरीके से बताते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, ये चीज़ें जो है ना आपको वो चाहिए हैं। एक तो आपको इसका एनजीओ का केवाईसी होगा। एनजीओ केवाईसी के लिए एफसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, सोसाइटी ट्रस्ट सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम बाय लॉज के ट्रस्ट डीड की कॉपी, जी प्लस जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं उनका केवाईसी, प्लस उनके फोटोग्राफ, और एक रेजोल्यूशन की कॉपी। तो ये चीज़ें तो लगेंगी। अब उसमें केवाईसी में नॉर्मली एड्रेस प्रूफ ज़रूर मांगते हैं, तो जी एड्रेस प्रूफ और उसका एक आइडेंटिटी प्रूफ और पैन या आधार। तो प्रेफरेबली आपके पास अगर आधार है तो आधार दे दीजिए, नहीं तो पैन देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा सर एक जानकारी ये लेना था कि जैसे मेरे यहाँ है तो सेक्रेटरी का जो है एसबीआई में बैंक अकाउंट है, लेकिन ट्रेजरर और प्रेसिडेंट का नहीं है। तो क्या इन लोग का सीआईएफ नंबर ऐसे बन सकता है या दोनों का अकाउंट खोलना पड़ेगा? नहीं, आप कहाँ पे ये आपके सब लोग कहाँ पे हैं? ये प्रॉपर मोतिहारी में ही है। सब लोग यहाँ एक ही पर जगह पे हैं? कार्यालय है, इसी जिला के अंदर है। सभी लोग एक ही जगह पे हैं? जी तो अगर वो चाहें तो वहाँ ब्रांच में जहाँ पे आप जाके अकाउंट खुलवा रहे हैं तो जी वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हो जाएंगे, तो भी उनको फिर सीआईएफ नंबर देने की ज़रूरत नहीं होगी। और जी जी अगर वो किसी वजह से फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, तब जी फिर उनको जैसे मान लीजिए कि वो किसी वजह से इसको दिल्ली आए हुए हैं या कहीं और गए हुए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर वो एसबीआई सीआईएफ नंबर मांगेगा। जी जी।
अच्छा सर, मान लिया जाए कि जैसे अगर बोर्ड मेंबर है, अगर वो लोग बाहर रहते हैं तो कैसे वो डिसीजन ले करके फिर रिजोल्यूशन में साइन करेंगे? नहीं, उनको देखिए, ये रेजोल्यूशन में सब लोगों को साइन नहीं करना होता है। इसमें जो चीफ फंक्शनरी होता है ना, उसी के साइन करने से हो जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होती है। जी जी। एज पर कोरम मांग रहे हैं सर। नहीं, एज पर कोरम तो होगा, लेकिन क्या वो कह रहे हैं सब लोग साइन करेंगे इसके ऊपर? नहीं, एज पर कोरम जैसे करंट जो भी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग अगर 1/3 है तो 1/3 चाहिए साइन। कोरम में जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग देखते हैं वो। 1/3 साइन करें हाँ उसके ऊपर? हाँ, BRB। ये डिपेंड कर रहा है संजय जी कि आपके ट्रस्ट डीड में या जो MOA है उसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी जो रेजोल्यूशन है वो कितने लोग साइन करेंगे, उतने लोग अच्छा मांग रहे हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, कंपनीज में क्या होता है कि जो हम लोगों ने जो देखा है, नॉर्मली क्या प्रोसेस होती है कि मान लीजिए कि एक मीटिंग, एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 लोग हैं। अब मीटिंग में कोरम का रिक्वायरमेंट है 6 लोग का। तो 6 लोग उसमें मीटिंग में आके उन्होंने 6 लोग ने पास कर दिया, पर सभी 6 लोगों को रेजोल्यूशन पास नहीं करना होता। उसमें एक रेजोल्यूशन में ये लिख दिया जाता है कि सच एंड सच पर्सन इज ऑथराइज्ड टू do the necessary documentation, provide certified copies for executing this resolution. तो वो फिर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी प्रोवाइड करके काम हो जाता है। पर अलग अलग बैंक का अलग अलग सोचना है। तो अगर वो आपसे कह रहे हैं सब लोग साइन करें, तो फिर सब लोगों को ही साइन करना चाहिए। जो जो लोग वहाँ उसमें प्रेजेंट हैं, वो तीनों जने साइन करते हैं। इसमें 2 इनपुट्स मैं और देना चाहूंगा संजय जी, जो मेरा जी एक्सपीरियंस रहा है। ये जो बोर्ड रिजोल्यूशन में अगर मान लीजिए आपका कोरम वहां पर नहीं है, जो फिजिकली साइन नहीं कर पा रहा है, जी तो अभी वो लोग जो स्कैन कॉपी है साइन वो जैसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। आवाज कट रहा है। लेकिन वो जब अकाउंट खुल जाएगा तो आपको बिफोर स्टार्टिंग यूज करने से पहले आपको देना पड़ेगा। जी दूसरा, जो बोर्ड मेंबर के सिफ्ट की बात हो रही है, उसमें अगर आपका बोर्ड मेंबर कहीं बाहर है और वो SBI में अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जी किसी नजदीकी ब्रांच में चले जाएं जी और उनको ये हवाला देते हुए कि हमें FCRA का अकाउंट खोलना है, वो एक यूजर ID क्रिएट कर देते हैं जी। और सिर्फ नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो वो ऐसा देखने में आया है कि SBI सिर्फ नंबर से ही KYC ले रहा है। हाँ हाँ वो अगर आप बैंक अकाउंट नहीं भी खुलवाना चाहते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बैंक अकाउंट कहीं भी रखिए, हम आपका एक यूजर ID क्रिएट कर देंगे, उससे सिर्फ नंबर क्रिएट हो जा रहा है, उसी से काम हो जा रहा है। ओके ओके, ये बढ़िया, आपने अच्छी बात बताई। तो इवन ये अगर कौन हमारे सी एक ब्रांच में गए थे आप? मैं यहाँ चेन्नई में हूँ। हाँ 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 हाँ। इवन हमारे एक ट्रस्टी जो है वो फॉरेन में थे, तो वहाँ की नजदीकी SBI में जाकर के उन्होंने यूजर ID क्रिएट करके सिर्फ भिजवा दिया, तो हमारा काम यहाँ पे हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी ठीक है। ये तो बड़ा अच्छा राजन जी ने बताया कि अगर कोई SBI में बैंक अकाउंट नहीं खोलना चाहता है, तो वो एक उसका मतलब उसमें उसके सिग्नेचर वेरीफाई तो कर ही रहे होंगे ना वहाँ पे। जी 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 जी। सिग्नेचर रिकॉर्ड पे ले लेंगे और उससे ये हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति यहाँ पे ब्रांच में आए थे, और हमने जब ब्रांच में जाएंगे तो अपना ओरिजिनल ID और वगैरह डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा उनको, और उसके बेसिस पे वो खोल देंगे। वेरी गुड। जी, प्रोसेस वही है, सिर्फ वो फर्क एक ये एनेक्सर। रहेगा कि आप वो अकाउंट उनके यहाँ नहीं खोलना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, वो जी मैंडेटरी नहीं है कि जी जी अकाउंट खोलेंगे तो ही सिर्फ मिलेगा। जी 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 जी, ठीक है, वेरी गुड। जी वो बेसिकली एनेक्सर फिल करवाते हैं, साथ में KYC लेते हैं। अच्छा, वो कौन सा इनेक्शन फिल करवाते हैं? मैं कैसे एनेक्सर 2 एक्सेल है। 4 है। 2। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। केशव जी, आप कुछ डॉक्यूमेंट फिर में पूछना चाहते हैं क्या? हाँ वही मैं बोल रहा था। तो ये डॉक्यूमेंट में क्योंकि वो 3 तारीख की बैंक ने वेबिनार रखा था दिल्ली से, जी इसमें हमें मेल था और मैं उसमें था। उसमें 12A सर्टिफिकेट और पैन कार्ड दोनों बोले है कि 12A का सर्टिफिकेट भी उतना ही मर्ज है जितना FCRA सर्टिफिकेट का है, वो भी अच्छा मांग रहे हैं वो लोग। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये कि वो 12A का ही मांग रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें बैंक के डिस्क्रिप्शन पे भी होता है कि उनको सर, क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए। सेविंग 12A तो बैंक तभी मांग अगर रहे हैं संजय जी, जब अगर आप सेविंग बैंक सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं तभी 12A देने की जरूरत है, अगर आप करंट अकाउंट में जाना चाहते हैं तो फिर 12A की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्लियर किया।
ठीक। क्योंकि वो सेविंग्स अकाउंट जो है वो चैरिटेबल एंटिटीज के लिए एक्सक्लूसिव है, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए सेविंग्स अकाउंट के लिए 12A मांगा। ठीक है जी सर, एक और जानकारी चाहिए था हमको जी। कि क्या सर उसमें एफिडेविट वगैरह की जरूरत नहीं ना है? किस एफिडेविट की? मैंने कल एक साथी हमसे बोल रहे थे कि हम लोग बैंक में गए हैं, तो जाने के बाद में हम लोगों से मेंबर्स का एफिडेविट वो लोग मांग रहा है। क्या एफिडेविट? ये नहीं बताया। उन्होंने केवल ऐसे ही बताया कि जो नोटरी पब्लिक से जो एफिडेविट होता है कि वो करा के देना पड़ेगा। वो तो देखिए, वो तो आपका एफसीआरए में जब आप उसका फॉर्म वो एफिडेविट जो है, एक एफसीआरए वाले एक एफिडेविट ले रहे हैं, वो जी तो वो एफसीआरए में ऑनलाइन भरना है, वो फाइल करना है। जब आप FC 6E फाइल करेंगे या कुछ भी करेंगे तो जी मेरी जानकारी में SBI वाले तो कोई एफिडेविट नहीं मांग रहे। बाकी किसी को मालूम हो यहाँ पे तो बताएं। हमसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा है संजय जी। जी। और ये FC हम लोग 6 के लिए तो नहीं कोई मांगा है, नहीं लगेगा ना एफिडेविट? नहीं नहीं बैंक मांगा है। अकाउंट खोलते वक्त तो एफिडेविट नहीं लगता है जी नहीं। जी। केशव एक्सक्यूज कौशल मी जी, सर, एक मिनट एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट मैम, एक मिनट। केशव जी, आपके दो नाम से आपने लॉगिन करा हुआ है क्या? नहीं, अच्छा। केशव कौशल जी, आपका हाथ बार बार ऊपर आ रहा है, आप बोल नहीं रहे हैं, बोलिए प्लीज। नहीं अच्छा, केशव कौशल जी, ओहो, अच्छा, इनका शायद माइक नहीं काम नहीं, कर मेरा रहा। नाम केशव गुरनुले है जी, सृष्टि, एक और केशव कौशल भी और हैं। केशव कौशल और कोई नहीं। नमस्ते सर। हाँ हाँ जी, तो फिर मैं नहीं हूँ। हाँ, केशव कौशल जी बोलिए फिर। हेलो, हाँ बोलिए ना आवाज आ केशव रही है जी। सर? आ रही है भैया, अभी आनी शुरू हुई है। जी नमस्ते सर। सर मेरा 2 क्वेश्चन थे इसमें। एक बोलिए। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे सर हमारा ना पुराना अकाउंट PNB का था, FCRA का ना। जी हेलो, जी, PNB में आपका पुराना अकाउंट था, आगे बोलिए। अच्छा, इन्होंने ना यहाँ मैसेज दिया हुआ है, मैं इसमें से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारा FCRA अकाउंट और यूटिलाइजेशन अकाउंट सेम है, तो FC6D फाइल और नॉट। हाँ, तो ज़रूरत नहीं है ना आपको FC6D फाइल करने की। देखिए, आपका क्वेश्चन हेलो, चैट बॉक्स, बोलिए। हेलो। माइक ऑन करके बोलिए आवाज आ रहा है सर अभी? भैया। अरे जब क्या तक आप बीच बीच में पूछते हैं कि ऑटो आवाज आ रहा है डिस्कनेक्ट तो हो रहा बंद हो जाता है आवाज। है। बोलिए। हेलो, केशव कौशल जी बोलिए। मेरे ख्याल से कुछ साउंड की प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रहा सर, आपका नहीं आ रहा। तो आप ऐसा करिए, हमें ईमेल लिख के अपनी क्वेरी पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपका प्रश्न आपने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। आपके 2 सवाल हैं। एक सवाल है कि हमारा जो अनदर FCRA अकाउंट और यूटिलाइजेशन अकाउंट सेम है, ऐसे में आपको FC6D फाइल करने की मैं जरूरत सर ये नहीं जानना है। चाह रहा था कि जैसे जो पुराना FCRA अकाउंट है हाँ, क्या वो वो पूछे? अपन पूरा दिखाओ ना। FCRA अकाउंट रखते, रखा है। और यदि अपन अकाउंट भी उसी तो ये इनकी बार बार आवाज़ चली जाती है, तो हम लोग उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, वो भी हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं।
तो अगर वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको अपना जो पुराना अकाउंट आपका है उसी को आपने अनदर FCR अकाउंट के लिए यूज़ करना है और यूटिलाइजेशन के लिए भी करना है। तो FC6D आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसा जो है इंडियन करेंसी में आता है तो भी हमें SBI अकाउंट यूज़ करना है क्या? जी, इसका जवाब है हाँ, वही यूज़ करना है। जब आपको पहली बार FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा कोई भी, तब आपको उसी में यूज़ करना है। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, शशि जी बोलिए प्लीज। शशि जी, शशि प्रसाद जी जी सर, बोलिए। मेरा 2 क्वेश्चन है। जी एक बोलिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे FCRA रिन्यूअल के समय में हमने जो बोर्ड मेंबर्स का नाम उसमें डाला था, ये सब था, तो FCRA रिकॉर्ड में उसको कैसे हम देख पाएंगे? मुझे लगता है जब आप अपने लॉगिन करते हैं जी FC के लिए आप लॉगिन करिए, तो FC6E के लिए लॉगिन करेंगे तो आपको जो आपके एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट दिख जाएगी। जी। दूसरा सर, जैसे आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करने के लिए SBI में ओपनिंग करेंगे अकाउंट, तो सर इसका थोड़ा सा हम लोग को डिटेल सर दिखा देते कि कहाँ क्या भरेंगे। इसमें हम लोगों को त्रुटि हो जाती है। नहीं, ये फॉर्म भरना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, मैंने ज़िंदगी में आज तक ये फॉर्म भरा नहीं है और इसको आपको थोड़ा खुद ही भरना पड़ेगा इसको। तो जहाँ आप जो बैंक वाला है उसके साथ बैठ के भरिए तो आसानी से भर पाएंगे आप। ठीक है जी। जी। और सर कोई चेक लिस्ट वाला जो है ना सर, हम लोग को मिल जाए ना तो अच्छा रहेगा। मेरे पास एक चेक लिस्ट है जो SBI मेन संसद मार्ग ने दिया था हमें, वो जी, अगर तो आप उसको चैट में पोस्ट कर दीजिए अगर है आपके पास। ठीक है। ठीक है, हाँ, उसको सभी लोगों को आप मैं पोस्ट कर देंगे। हाँ, अब ये केशव कौशल जी फिर आए हैं इस बार। देखिए केशव कौशल जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार सर। सर मैं एक चीज तो ये जानना चाह रहा था कि अपना जैसे अनादर FCA अकाउंट और यूटिलाइजेशन अकाउंट अपन एक ही रखना चाहते हैं, तो FC6C से ही काम चल जाएगा या D भी फिल करना पड़ेगा? पहले बताइए आपका अभी एग्जिस्टिंग अकाउंट किस बैंक में है? PNB में है सर। TNB? हाँ जी। P पंजाब 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 नेशनल। ठीक है, तो उसी को आप चाहते हैं कि वो आपका अनदर FCRA अकाउंट बने और उसी से आप खर्चा करते रहें। हाँ जी, यूटिलाइजेशन उसी से। बहुत बढ़िया। तो आपको सिर्फ जो अपना अभी जब आप वो फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे ना, हाँ जी FC6C, हाँ तो जी। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। FC6C में आपको ऐसे दिखाई देगा, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप? जी सर देख पा रहा हूं। इसमें आपका यहाँ PNB में ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा डिटेल। ठीक है जी सर। ये आपको एज इट इज रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, आप कर भी नहीं सकते। सिर्फ आपको यहाँ पे यस कहना है। अच्छा, आपको यस कहना है कि मैं चेंज करना चाहता हूँ। और आपको सेकंड स्क्रीन जो आएगी उसमें आपको SBI NDMB का डिटेल भर देना है। ठीक है सर। फिर उसके बाद जो थर्ड स्क्रीन आएगी, तो उस थर्ड स्क्रीन में आपको यस करके यहाँ पे आपको PNB का डिटेल भरना है। जी सर। ठीक है, ओके सर। यहाँ जो है आप PNB का अपना जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसका डिटेल भर देंगे और फाइल कर देंगे, साथ दोनों के लेटर लगा देंगे। आपको FC6D भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं जरूरत होगी। ओके सर, यही आपका एक प्रश्न और था। जी सर, मैं एक ये चीज और जानना चाह रहा था, उसमें जैसे आपने बताया था ना सर कि इसमें क्या क्या चीजें अपन डिपॉजिट कर सकते हैं जी SBI बैंक में,
तो मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे असेस्ट वगैरह का और उसका आप बता रहे थे, वो अमाउंट यदि फॉरेन तो इंडियन करेंसी का हो तब भी अपन एसबीआई में जमा कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें करेंसी की बात नहीं होती है, करेंसी कोई भी हो वो आपको जो इन्होंने बैंक में जो जिस हिसाब से बताया ना उसी हिसाब से जमा करना है। तो जैसा हम यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो जो भी आपका यूटिलाइजेशन अकाउंट में आपको जमा नहीं करना है, ये एक मेन बात है कि यूटिलाइजेशन अकाउंट जो है उसमें आपको ये रीडिपॉजिट नहीं करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। आपको जब आपका कोई भी दोबारा आपको कंट्रीब्यूशन वापस आता है, जैसे एडवांस वगैरह वापस आता है, कुछ भी आता है, चाहे वो इंडियन करेंसी में हो चाहे फॉरेन करेंसी में हो, तो आप इसको एसबीआई एफसीआरए अकाउंट और अदर एफसीआरए अकाउंट में, दोनों में, पीएनबी में या एसबीआई में जमा कर सकते हैं। केवल ओके ये सर। है कि जब आपके पास फर्स्ट टाइम पैसा आएगा, जी जी। फर्स्ट टाइम का पैसा आता है कि जो पहले आपकी बुक से गुजरा नहीं हुआ है, जी। तो वो आपको एसबीआई अकाउंट में ही जमा करना है। ओके सर, ओके। ठीक है जी, चाहे ओके वो सर। इंडियन करेंसी में हो चाहे वो फॉरेन करेंसी में ओके ओके सर, थैंक यू सर। हो। जी बस यही दोनों तो जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ संजय जी, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था मुझे। जी जो अनदर एफसीआरए अकाउंट है, मान लीजिए उसको हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, उससे हमने टिकट बुक किया जी और वो टिकट कैंसिल हो गया, जी तो ये जनरली क्या होता है कि अगर वो डेजिग्नेटेड एफसीआरए है तो वो एफसीआरए के अकाउंट में वो लोग रिफंड नहीं देते हैं बैंक वाले। अच्छा, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? नहीं ये देखिए, इसके ऊपर अभी इन्होंने ना एक चार्टर फॉर बैंक्स इशू किया, मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए, ये चार्टर आया है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है ना ये स्क्रीन? जी जी जी, इसमें लिख रहे हैं कि redepositing of unutilized have been drawn out. So this would include refund received on account of cancellation of any services, tickets, etc. ये किसी भी बैंक ब्रांच में जमा कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं एक आपको केस बताता हूँ संजय जी, मेरा एचडीएफसी एफसीआरए है। एक मिनट, कोई किसी की आवाज आ रही है, म्यूट कर दो आप लोग प्लीज। पंकज पांडा जी म्यूट रखिए प्लीज, बाकी सब लोग म्यूट रखें प्लीज। जी राजेंद्र जी बोलिए। जी, तो इसमें हमारा एचडीएफसी में एफसी अकाउंट है और एचडीएफसी में ही नॉन एफसी है। जी, तो ये लोग गड़बड़ क्या करते हैं, बहुत बार मेरी उनसे बातचीत हुई है, ये लोग जो भी रिफंड का पैसा आता है वो नॉन एफसी में डाल देते हैं। जी, बताते हैं कि एफसीआरए में हम क्रेडिट ले ही नहीं सकते हैं एक्सेप्ट ग्रांट्स या जो भी चीज उस नेचर का हो। तो जी उस स्थिति में राजेंद्र जी, तो आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। अच्छा, देखिए, मान लीजिए आपके 2 बच्चे होते और दोनों जुड़वा होते और आइडेंटिकल ट्विंस होते, तो ऐसा कभी कभी गलती होती ना कि आप एक के नाम की जगह दूसरे को बुला लेते हैं। मेरे पिताजी के साथ होता था ऐसा। जी, तो क्योंकि वो एचडीएफसी twins के थे। साथ भी यही हो रहा है। जी तो आप ये कोशिश करिए कि आप उस एक ही बैंक में ना ये दोनों तरह के अकाउंट मत रखिए, ठीक है? ओके मतलब एक एफसीआरए अकाउंट और नॉन एफसीआरए अकाउंट अगर आप एक ही बैंक में रखेंगे तो ये गलती किसी से भी हो सकती है और ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसलिए हमारा ये आपको सुझाव है कि आप चाहें तो वो नॉन एफसीआरए अकाउंट जो है वहाँ से एचडीएफसी से बंद कर दें और किसी भी और बैंक में आप उसको खोल लें, जिसमें कि एटलीस्ट, या फिर दूसरी ब्रांच में खोल लीजिए, अगर एचडीएफसी में ही खोलना है तो दूसरी ब्रांच में खोल लीजिए, ठीक है? जी 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 ठीक है ठीक है। जी, सिनी जॉली जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी हेलो। जी बोलिए। सर ये पूछना था, अच्छा रहा था, ये दर्पण आईडी में आपने बोला है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जी इसमें ये सिर्फ जो पर्टिकुलर ईयर का ग्रांट रिसीव्ड करना है क्या, कैसे उसको करना रहता है, पूरा बैलेंस शीट अपलोड करना है क्या? जी देखिए, जो जब आपने दर्पण आईडी क्रिएट किया था तो वो आपके बोर्ड मेंबर्स की लिस्ट मांगते थे जी, तो उसमें 3 मिनिमम होता था।
ठीक है। जी और मेरे जी को ऐसा सुनने में आया कि 5 मैक्सिमम लोगों का उसमें पोजीशन है, भर सकते हैं आप। जी तो एक तो वो बोर्ड मेंबर्स की लिस्ट अपडेट कर देनी चाहिए वहाँ पे। हाँ वो कर दूसरा दिया जो सर। आपकी उसमें आपसे पूछ रहे थे कि आपको कहाँ कहाँ से पैसा आया हुआ है। जी तो जब आपने वो पैसा वहाँ पे लिखा था तो शायद आपने 2018 में बनाया हो अपना दर्पण आईडी। हाँ हाँ उसके बाद आप दोबारा गए नहीं उनसे मिलने के लिए। जी जी तो दोबारा साइट पे जाके वहाँ पे लॉगिन करके और हाँ वो आपको वहाँ कुछ अटैचमेंट नहीं लगाना है, केवल इंफॉर्मेशन पंच करनी है आपको। जी ठीक है। ट्रांसफर बैलेंस शीट के आधार पे। हाँ हाँ, आपका जो बैलेंस शीट क्या रिसीट्स पेमेंट के, हाँ क्योंकि वो इनकम रेसिप्ट। मांगते हैं मेनली कि जी जी कहाँ कहाँ से आपको फंड मिला है और जी किस सर। लिए मिला है, वो मांगते जी हैं। जी 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 थैंक यू सर। दूसरा एक और था सर, जी एक्चुअली रिफंड जो मिलता है जी कल एफसी मिला के एक लोकल अकाउंट में आता है, जी। उसमें से जो एफसी वाला रिफंड पोर्शन हम यूटिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? ये किस चीज़ का रिफंड है? इनकम टैक्स, वो एफडी का इंटरेस्ट का जो टीडीएस करता है वो रिफंड है, इनकम टैक्स। जी 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 जी। तो ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी और इसका कोई देखिए कोई प्रॉपर सोल्यूशन तो है नहीं। जी कि ये इसका तो वही सोल्यूशन है कि आपको अपना अम, एक सॉल्यूशन देखिए हम लोगों ने कुछ साल पहले निकाला था। जी हम सॉल्यूशन, अब मुझे नहीं पता वो काम करेगा कि नहीं। वो सॉल्यूशन ये था कि हमने लोगों को बोला कि भाई आप एक अलग बैंक अकाउंट खोलिए जी संस्था के नाम से हाँ हाँ और उस बैंक अकाउंट में आप अपना रिफंड रिसीव कर लीजिए। हाँ जी एफसी और नॉन एफसी का जो जो भी आपका रिफंड आता है, जी और वहाँ से फिर आप 2 चेक इशू करिए। हाँ हाँ एक चेक जो है आपका जितना एफसीआरए का अमाउंट है जी उसको आप एफसीआरए अकाउंट में ले जाएं, और जो हाँ नॉन एफसीआरए का अमाउंट है वो आपके नॉन एफसीआरए में ले जाएं। जी जी तो थोड़ा सा आपका ट्रेल जो है क्लियर हो जाएगा और ओके आपका आप ये जस्टिफाई कर सकेंगे कि भाई मैंने जो मेरा एफसीआरए का जितना रिफंड था वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और अदरवाइज ये सोल्यूशन है कि आप उस पैसे को पहले आप अपने नॉन एफसीआरए अकाउंट में रिसीव कर लें और वहाँ से आप एक सीए सर्टिफिकेट लगा के और एक चेक इशू करें और बैंक को बोलें कि भाई ये हमारा एफसीआरए का के इससे रिलेटेड रिफंड है, इनकम टैक्स का रिफंड है, एक ही चेक इशू करते हैं, जी इसलिए ये पैसा यहाँ जमा करना चाहते हैं, आप इसकी इजाज़त दे दीजिए। ठीक है ओके थैंक यू सर। जी दूसरा सर एक और सवाल था, जी। एफसीआर अकाउंट का जो चेकलिस्ट का 13 पॉइंट था, हम्म अकाउंट नंबर और सीएएफ नंबर ऑफ ऑल सिग्नेटरीज एंड डेसिग्नेटेड पोस्ट हम्म में एक्चुअली हमने अभी यही करा हुआ था जो सिग्नेटरीज का ही केवाईसी करके गए थे। जी अभी कुछ उन्हें बताया नहीं, एक्चुअली आप बता रहे हो पूरा बोर्ड मेंबर का केवाईसी की जरूरत है। जी, हमारी जानकारी में तो पूरा बोर्ड मेंबर्स कर लेते हैं। जी बाकी और लोग यहाँ पे हैं वो बताएं कि क्या नॉन सिग्नेटरीज का भी ले रहे हैं कि नहीं, बोर्ड मेंबर जी जो हैं उनका ले रहे हैं कि नहीं। अच्छा संजय जी, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जी पेज नंबर 5 है जो एओएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, जी उसमें सिर्फ सिग्नेचरी का ही वही है जो ना, साइनिंग अथॉरिटी है बोर्ड उनकी मेंबर फोटो का वगैरह लगानी है। सीएएफ नंबर। जी लेकिन जनरल केवाईसी सभी बोर्ड मेंबर्स की करनी है। अगर 5 जी मेंबर्स हैं तो सभी की होगी। जी 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 जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है मेरे केस में सर जैसे 8 मेंबर थे, जी 4 ने पोस्ट होल्ड किया हुआ है, हाँ सिर्फ उन्हीं 4 के प्लस सिग्नेटरी के गए हैं केवाईसी। जी 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 बिल्कुल ठीक है। तो जो आपके 8 मेंबर्स हैं ना, वो इसमें देखिए एक कंफ्यूजन और होता है कि जनरल बॉडी मेंबर एक होता है। जैसे आपकी संस्था में टोटल 8 सदस्य हैं संस्था के, तो हो सकता है कि वो तो सभी जनरल बॉडी के हो गए, उसमें से 4 जो है गवर्निंग बॉडी में होंगे, तो जो गवर्निंग बॉडी वाले हैं उन्हीं का मांगते हैं वो, गवर्निंग बॉडी और सिग्नेटरी, अगर सिग्नेटरी उसके अलावा कोई है। ठीक है जी सर।
तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, वो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे दें और वो आपको बता देंगे कि भाई इसमें ये चीज़ और ऐड करनी है, वो आप कर दीजिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। कोई इसका कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल आपको मिलेगा नहीं। जी शशि जी बोलिए प्लीज। जी सर, एक जानकारी ये लेना था कि रिजोल्यूशन जो है, बोर्ड का रिजोल्यूशन, ये क्या लेटर पैड में होगा या ऐसा ही सादा पेपर में करके उसको दिया देखिए जा सकता है? प्रेफरेबली ये मतलब टेक्निकली तो उसको प्लेन पेपर पे भी कर सकते हैं, बट हम लोग नॉर्मली एडवाइज करते हैं कि उसके लेटर हेड पे करना चाहिए, संस्था के लेटर हेड पे। जी, लेटर हेड पे मांग रहे हैं सर। रिसीव बिना लेटर हेड के एक्सेप्ट नहीं करेंगे संजय जी। हाँ मतलब देखिए और बैंक्स जो हैं वो बिना उसके भी कर लेते हैं, अलग अलग बैंक का अपना अलग अलग होता है। कुछ रिक्वायरमेंट ये होता है कि जब अकाउंट खोलते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट ये होता है कि एड्रेस वगैरह होना चाहिए संस्था का। तो लेकिन अब बैंक अपना अपना कंफर्ट लेवल होता है। अगर आपका लेटर हेड है तो लेटर हेड दे दीजिए, उसमें कोई बात ही नहीं है। अगर लेटर हेड नहीं है तो उसको थोड़ा सा प्रॉपरली बना लीजिए पेपर के ऊपर, उसमें दे दीजिए। आजकल सर बिना लेटर पैड का कुछ होता ही नहीं है। जी 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 जी। केशव कौशल जी बोलिए। सर मैं एक जानकारी और चाह रहा था। जी जो अपना जैसे मेरा पीएनबी वाला अकाउंट था, तो जी उसमें अपन व्यू के लिए इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी यदि लेते हैं तो एफसीआरए में कहीं दिक्कत होती है क्या इसके लिए? किस बैंक अकाउंट में? एसबीआई अकाउंट में? हाँ, एसबीआई और पीएनबी जैसे दोनों। देखिए एसबीआई अकाउंट में तो आपको फुल इंटरनेट फैसिलिटी दे रहे हैं वो। अच्छा। हाँ क्योंकि इस बैंक अकाउंट में ना वो ये चाहते हैं कि आप यहाँ पैसा रिसीव करके यहाँ से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, वहाँ से यूटिलाइज करें। अच्छा। ठीक है, जी। तो उसमें तो फुल इंटरनेट फैसिलिटी दे रहे हैं। और जो आपका दूसरा जो बैंक अकाउंट है उसमें यूटिलाइजेशन नॉर्मली एफसीआरए वाले जो है इंटरनेट फैसिलिटी या एटीएम कार्ड अलाउ नहीं करते। जी। इसकी वजह ये है कि उन्हें डर लगता है कि आप जो है वो कोई और अज्ञात लोग जो है इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड वगैरह लेके वहाँ से पैसा उसको ऑपरेट करने लगेंगे बैंक अकाउंट को। जी जी। इसलिए वो आपको इंटरनेट बैंकिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। नहीं सर, इसमें जैसे हम खाली व्यू के लिए लेना चाहें तो भी नहीं मिलता है, दिक्कत आ सकती है। एसबीआई एफसीआरए अकाउंट में नहीं सर, जैसे सेकेंडरी यूटिलाइजेशन अकाउंट। उसमें व्यू ओनली ही मिलेगा आपको। देखिए एसबीआई एफसीआरए अकाउंट में आपको फुल इंटरनेट बैंकिंग मिलेगी, और क्योंकि वहाँ से आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा अपने अकाउंट पे। और जो आपका अनदर एफसीआरए अकाउंट है, मेरे ख्याल से आप पीएनबी में आपका है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो पीएनबी वाले में आपको व्यू ओनली ही मिलेगा। नहीं ले सकते हैं ना सर, उसमें उसमें हाँ एफसीआरए ले का सकते कोई, हैं, व्यू उसमें में ओनली, एफसीआरए का। व्यू ओनली अलाउड है, व्यू ओनली ले सकते हैं। और बैंक ट्रांसफ़र अगर करना है तो उसके लिए आपको बैंक में जाके एक लेटर देना पड़ता है अलॉन्ग विथ चेक, तो उसके बेसिस पे ट्रांसफ़र करते हैं वो। तो अभी एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है संजय जी, हमें तो फुल एक्सेस मिला हुआ है अभी जो करंट हमारा है एचडीएफसी में एफसीआरए, क्योंकि हमारी 99% ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही होती है। तो क्या ये बंद हो जाएगी, ऐसा है? जी ये तो बहुत पहले से इन्होंने अपने कह रखा है एफसीआरए वालों ने, उनकी साइट पे भी ये नोटिफिकेशन वगैरह है कि इसके ऊपर आपको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग नहीं देंगे। अब आपके यहाँ आपकी मिली हुई है तो आप चुपचाप बैठिए। हाँ, एटीएम तो नहीं है, एटीएम तो नहीं है, एटीएम तो नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ऑनलाइन हमें शुरू से ही मिली थी। हाँ वो मुझे मालूम है कहीं कहीं दे रखी है, लेकिन जनरली इस पे इसमें एक्चुअली राजन जी हुआ क्या है ना, बहुत सारी फॉरेन एजेंसीज ने अपने ना इसमें काफ़ी मिसयूज़ किया है। जी। तो वो और इस कुछ वजह से लोगों ने भी उन्होंने मिसयूज़ किया है, किया है। उसकी वजह से ये बैंकिंग फैसिलिटी डिपार्टमेंट ने मना करी हुई है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। जी हेलो। जी जी बोलिए संजय जी।
अच्छा सर, मेरा एक अभी जो बोर्ड मेंबर्स के सिग्नेचर्स के लिए था, सो आई हैव सम पॉइंट, मे बी यू करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग. सो द थिंग इज कि बेसिकली जो सिग्नेचर्स हैं वो सभी बोर्ड मेंबर्स से नहीं कराने हैं. अच्छा. हाँ, इसमें बेसिकली सर फॉर एग्जांपल अगर हमारे बोर्ड मेंबर्स 11 हैं तो उसमें 2/5 अगर हमारा कोरम है तो जी. 5 मेंबर विल साइन, और इन 5 मेंबर में जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वो तो करेंगे, प्लस एक मेंबर जो नहीं है, फॉर एग्जांपल 4 डेजिग्नेटेड है और एक मेंबर है, सो वो 5 लोग करेंगे. लेकिन सारे बोर्ड मेंबर्स के सिग्नेचर्स नहीं चाहिए होंगे, प्लस जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनके सिग्नेचर्स हमारे को उसके अंदर चाहिए होंगे फॉर फर्दर फॉर गेटिंग द थिंग्स, जितने भी बाकी फॉर्म्स हैं वो साइन करने के लिए. ये किस चीज पे आप सिग्नेचर की बात कर रहे हैं? ये बोर्ड रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ. हाँ, बोर्ड रेजोल्यूशन में तो वो लोगों ने क्लियर कंफर्म किया है कि जो आप प्रोसेस बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि जो लोग उस बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, कोरम वाले लोग थे, उनके उस पर सिग्नेचर्स रहेंगे जी. और सिग्नेटरीज का आप बता रहे हैं, बैंक सिग्नेटरीज उसको भी साइन कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है जी. जो केवाईसी का है, मैं सर केवाईसी वाले में मैं वही कह रहा था कि केवाईसी जो केवाईसी है वो सारे बोर्ड मेंबर्स के नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हीं लोगों के केवाईसी चाहिए. ये मैं नहीं कंफर्म कर पाऊंगा क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग में केवाईसी नॉर्मली सभी लोगों का मांगते हैं. जो लोग भी बोर्ड मेंबर हैं उनका केवाईसी मांगते हैं. तो हो सकता है, देखिए अल्टीमेटली इसमें कोई उसका बहुत ज़्यादा इशू नहीं है. अगर आपका बैंक जो है वो कम लोगों का केवाईसी लेके कर रहा है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है. अलग अलग ब्रांच का इस पे अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, अलग अलग वो ब्रांच मैनेजर के डिस्क्रिशन में होता है कि वो किसको क्या करेंगे. तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म कोई रूल या प्रैक्टिस हमें क्लियर नहीं है. बट जनरली स्पीकिंग केवाईसी जो है वो सभी बोर्ड मेंबर्स का मांगा जाता है, पर्टिकुलरली एनजीओज और ट्रस्ट के केस में. अगर आपकी लोकल ब्रांच केवाईसी नहीं करती है, एनडीएमबी फिर डिस्क्रिपेंसी करके भेज देगा संजय जी. हाँ, वो मैंने जैसे कहा कि वो अलग अलग लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है. हो सकता है कि वो एनडीएमबी भी ना उसको पकड़े, तो फिर ये होगा कि नहीं देखिए गड़बड़ हो गया. तो हमारा तो यही रिकमेंडेशन है कि आपको केवाईसी जो है सभी मेंबर्स की दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बिकॉज मैं एक्चुअली कह रहा था सर, नहीं, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट केवाईसी अगर है तो सबकी, बिकॉज हमारा दिल्ली में ही है ऑफिस, तो ये एनडीएमबी में ही मैं गया था, और इवन मेरे पास एक वहाँ से शायद उन्होंने बैंक ने एक इशू भी किया है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन है कि लाइक जो एटलीस्ट 5 जो भी मेंबर्स हैं उनके प्लस जो सिग्नेटरीज हैं उनके केवाईसी की जरूरत है, जो बीआर साइन कर रहे हैं उनकी रिक्वायर्ड है. तो संजय जी आप एक काम कर सकते हैं क्या, ये जो आपके पास बैंक ने दिया है जी सर, वो आप अगर या तो चैट बॉक्स पे आप शेयर कर दें या हमको ईमेल कर दें तो फिर डेफिनेटली सर, श्योर जी. तो आत्म प्रकाश जी भी कुछ उन्होंने शेयर करना था, वो भी आप ईमेल कर दीजिए. तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ. जी सर. हेलो जी, query@accountate.net है. इसके ऊपर आप अगर ईमेल कर देंगे तो फिर हम सबके साथ सर्कुलेट शेयर कर लेंगे. ठीक है जी. जी अखिलेश तिवारी जी. जी नमस्कार संजय जी, एंड थैंक यू वेरी मच. आप बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी और क्लैरिटी हम लोगों को दे रहे हैं. मेरे 2 ब्रीफ पॉइंट थे. एक तो ये जो CIF का इशू है, जो हम लोग बैंक में कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें उनका कहना है कि सारे जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं या तो उनका हमारे बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और अदरवाइज वो CIF की बात कर रहे हैं.
जी जबकि कहीं पर एसओपी में इसका सीआईएफ का जिक्र नहीं है। तो और दूसरी एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बैंक ब्रांच लेवल पे, लोकल लेवल पे उनको क्लैरिटी ही नहीं है। पूरा सब डॉक्यूमेंट्स ले जाके उनको ब्रीफ करना पड़ता है, और जी कहीं पे जो दिल्ली लेवल के जो नंबर्स दिए गए हैं उनपे कोई कॉल अटेंड भी नहीं करता। तो एक तो ये सीआईएफ को लेके था, दूसरा हाउ टू डील विद दिस अनअवेयरनेस एट द बैंक लेवल। इस पे अगर आप कुछ इनसाइट्स दे सकेंगे दैट वुड बी वेरी यूजफुल। अदरवाइज बहुत से पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो गए हैं जो हमारी क्वेरीज थी। जी 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 देखिए, इसमें ना तिवारी जी क्या इशू है कि ये तो एक जनरल प्रॉब्लम है देश में ही और दुनिया में, और आज से नहीं हज़ारों साल से प्रॉब्लम रही है। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब ये कंफ्यूजन चलता है कि आत्मा क्या है और इंसान क्या है और द्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है। तो इस तरह से बैंक में बेचारे ये ऑफिसर्स हैं, वो हज़ारों ट्रांजैक्शन रोज डील कर रहे हैं, तो उनका कंफ्यूज हो जाना तो लाजमी है। और एक्चुअली इसमें एक और बात ये भी है कि जब हम कोई भी बात लिखते हैं ना, तो हम अपने नज़रिए से लिखते हैं, पढ़ने वाला अपने नज़रिए से पढ़ता है, तो वो इसलिए उसको उतनी बात क्लियर नहीं हो पाती जो लिखी थी। एफसीआरए चार्टर में भी लिखा हुआ है कि स्कीम ऑफ द न्यू एफसीआरए बैंकिंग इज़ वेरी क्लियर। तो मेरे मन में आया कि मैं बोलूँ कि भाई ये लगता है आपको क्लियर होगी, पर जनरल आदमी को तो, इंसान को तो क्लियर नहीं है, उसके लिए तो बहुत मिस्टीरियस हो जाता है। तो इसलिए इसमें सर बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते, केवल इसमें ना ट्रायल एंड एरर करके और एक बार ही करना है सर। देखिए जब शादी हुई थी ना, तब भी ये प्रॉब्लम थी, घोड़े पे एक ही बार चढ़ना था। इसलिए किसी तरह से वो हाथ पांव लगा के दोस्तों के सहारे चढ़ गए थे। उसके बाद अपना जिंदगी चलती जा रही है। तो इसमें बहुत सर परेशान ना हो, थोड़ा इनके साथ ना आगे पीछे करके पूछ के प्यार से थोड़ा ठुड्डी में हाथ लगा के उनसे काम करवा लें। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, आई अंडरस्टैंड जी, थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न जी? जी, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट? जी सर जी, मैंने अपना फॉर्म तो सर फिलअप कर दिया है और बैंक को सबमिट कर दिया है जी सर, अकाउंट के लिए जी। लेकिन बैंक वाले अभी दिल्ली से बात उनकी हो नहीं पा रही है, वो समझ में नहीं पा रहे कि क्या करें क्या न करें। आप कहाँ पे हैं सर? मैं गाजियाबाद में हूँ सर। ओ, तो देखिए वो तो उसका प्रोसेस बिल्कुल ठीक। आप गाजियाबाद में किस ब्रांच में गए हैं? स्टेट बैंक में गया सर मैं। नहीं, स्टेट बैंक की किस ब्रांच में गए हैं? कविनगर ब्रांच से। कभी, वो तो बड़ी ब्रांच है। जी हाँ सर। तो ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए उनको। मैडम 3-4 दफे मेरे सामने ट्राई कर चुकी, टेलीफोन तो बात करने की कोशिश कर चुकी जी सर। अगर आपके पास सुविधा हो ना, तो मेरे विचार से आप ऐसा करें, क्योंकि ये और भी कुछ लोगों ने प्रॉब्लम बताई थी। जैसे एक कोई ओखला में खुलवाना चाह रहे थे अकाउंट। जी सर। ओखला की ब्रांच ने उन्हें ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया, जी। तो बोला कि ना आप सीधे वहीं एनडीएमए में चले जाइए। तो क्योंकि कविनगर और दिल्ली कनॉट प्लेस में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तो हो सकता है कि इसके लिए अगर आपको संभव हो, सुविधा हो, तो आप दिल्ली आके डायरेक्टली खुलवा लीजिए सर। सर मैं आ तो जाऊँ, लेकिन वहाँ पे क्या स्थिति होगी मैं समझ नहीं पा रहा। कितना जो लोग वहाँ गए हैं ना, उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आके खोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी साथी लोग यहीं पे हैं, तो वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। जिसने आप सुबह 10 बजे के आसपास चले जाइए, सारे डॉक्यूमेंट लेके, 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाइएगा। मेरे को भी अब संजय राणा जी भी हैं। संजय राणा जी ने खुद मेरे ख्याल से एनडीएमबी ब्रांच में गए हैं, तो वो बता रहे हैं कि काफ़ी हेल्पफुल है। Yeah, you are right, sir. It's very helpful. अलग काउंटर इसके लिए है? जी सर, कोई इसके लिए अलग काउंटर है वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
जी सर, उन्होंने अलग वो किया है, बस एक उसमें कमी रह गई है कि उन्होंने अभी कोई चाय वगैरह की सुविधा नहीं बनाई है, बाकी मैं सुनने में आ रहा है काफ़ी बड़ी फैसिलिटी। मुश्किल से साहब मैंने स्टेट बैंक वालों को यहाँ पे 4-5 दफे जाने के बाद में परसों करके उनको फ्रीज करके कहा भाई चलो मेरा अकाउंट देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी मेरा अकाउंट खुला हुआ है, आपको तो खाली डॉक्यूमेंट से भेजने हैं। जी, वो वही वजह है सर, जो नज़दीक ज़्यादा है ना, तो उनके पास ऐसे केस आ नहीं रहे होंगे। ज़्यादातर लोग एनसीआर वाले क्या है कि एनसीआर वाले दिल्ली में आके ही करा ले रहे होंगे, तो इसलिए उनको इसका तजुर्बा नहीं होगा। और जो दूर की ब्रांचेस हैं उसमें हो रहा है। बट आई वुड सर, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप दिल्ली में करवा लेंगे डायरेक्टली तो आपको ज़्यादा आराम रहेगा, क्योंकि बॉम्बे में भी प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग बॉम्बे से रिमोटली कर रहे हैं ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपको दिल्ली में सुविधा है, आप आ जाइए। तो मैं उनसे फॉर्म पूरा ले लूँ, अपना सेटअप ले लूँ उनसे जो भी है वो, तो वो जी, कुछ वेरीफाई करेंगे इसको वो? हाथ के हाथ ही वेरीफाई करेंगे सर। जो उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन डेफिशिएंसीज हैं वो मार्क करके आपको दे देंगे, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। नहीं, वो तो उन्होंने मार्क करके दे आर सेटिस्फाइड। नहीं, स्टेट में एनडीएमबी सारे वाले। satisfied हैं, अच्छा, यहाँ वाले तो फिर आप उसको, वो जो सेट उन्होंने सेटिस्फाई कर लिया है, जी उसको लेके एनडीएमबी आ जाइए। अगर ये लोग आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे को जी लगता है आपको 2-3 चक्करों में मेरे ख्याल से हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। अगर सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है सर तो एक ही चक्कर में हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सब पूरे हैं सर, बिल्कुल। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, नजर लग जाएगी। जी, अखिलेश जी, आपका कोई प्रश्न है? सर, हम लोग लखनऊ में बेस्ड हैं, क्या हम लोग भी दिल्ली जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं टू मेक इट इजियर? देखिए, अब अगर आप बैंक जाएंगे सीधे और बॉर्डर पे नहीं जाना है आपको, सिंगू बॉर्डर पे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी पर जी जी। अगर लखनऊ से खुल रहा है डायरेक्टली तो वहीं खुलवा लीजिए। अदरवाइज दिल्ली में मौसम इस वक्त बहुत ही अच्छा है, आए जी तो जी। मुगल गार्डन में। नहीं, उसमें सर एड्रेस का कोई इशू तो नहीं आएगा कि आप लखनऊ में बेस्ड हैं, आप लखनऊ में अकाउंट नहीं खोल नहीं लीजिए? नहीं 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 नहीं, वो तो देखिए, वो तो जो अगर आपको वो तो जुरिस्डिक्शन की बात है। ये तो कह ही रहे हैं जी। कि बेटा दुनिया भर का हमारे पास जुरिस्डिक्शन। ओके, थैंक यू सर, दैट्स वेरी गुड पॉइंट सर। पंकज पांडा जी, आपका हाथ उठा हुआ है, कुछ जी प्रश्न है? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम बैंक में गए थे और डॉक्यूमेंट्स लेकर के। जी जी सर, मधुपुर जो देवघर डिस्ट्रिक्ट में जी जो स्टेट बैंक है वो हम जी सर जी जी गए थे। तो जी वहाँ पंकज। सर बताया कि जो हमारा जो और डॉक्यूमेंट्स में जैसे ट्रांस डीड है, फिर 12A है, FCRA सर्टिफिकेट्स है, और डॉक्यूमेंट्स में हमारा जो सेक्रेटरी है, चीफ फंक्शनरी, तो जी वो साइन करके टोटल लेके गए थे। लेकिन उन्होंने कहा है जी आपका 3 जो बैंक सिग्नेटरीज होगा उसका तमाम डॉक्यूमेंट्स में 3 का सिग्नेचर होना जरूरी है, नहीं तो वो टोटल वापस कर दिए। अच्छा। और सर दूसरा है कि जो हमारा सर जो ट्रांसडिट है उसमें जी सर वो मीटिंग का कोरम मेंबर्स नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो उसमें बोला जो कोरम मेंबर्स नहीं लिखा हुआ तो फिर आपका माने जो टोटल जो आपका ट्रस्टीज है वो करेक्ट आपका सिग्नेचर जरूरी है। करेक्ट करेक्ट, तो ठीक कह रहे हो। तो उसी आधार पर फिर हमको सर रिफंड कर दिया, मतलब हमको रिटर्न कर दिया, बोले ये जी सब आप डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, इसके बाद हम देखेंगे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कोरम नहीं लिखा हुआ है ना, तो जी फिर वो सर। 100% ही मान लिया जाता है। तो ये सर प्रॉब्लम हमारा साथ हुआ है सर। जी सर और एक सर जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा सर ट्रस्टी में एक मेंबर वो रिजाइन दे दिए, वो नहीं रहा है, और एक उसका जगह में एक फिर दूसरा सर ट्रस्टी आया है। जी तो उसका सर क्या हमको अभी क्या टोटल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में 6E फॉर्म भरना है जी जी जी, जरूर भरना पड़ेगा। कि सर पहले हम बैंक अकाउंट पहले ओपन कर ले, इसके बाद इन्फॉर्म करें, ऐसे कुछ, या रिन्यूअल के समय? FC6E आप अभी फाइल कर दीजिए, क्योंकि वो जो रिज़ाइन कर दिया है वो तो उसके 15 दिन के अंदर FC6E फाइल करना होता है। तो आप FC6E फाइल कर दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। FC6C सर। ई हाँ फाइल। ई सर, हाँ ई सर।
तो आज जो सर नया मेंबर आया है उसका भी सर सूचना देना है। एक ही जब फाइल करेंगे ना तो उसी में एक का रेजिग्नेशन हो जाएगा और एक का एडिशन हो जाएगा। और अच्छा जो नए आपके मेंबर फाइल ज्वाइन हुए उनका एफिडेविट भी लगेगा। बाकी अगर मेंबर्स का एफिडेविट पहले अपलोड नहीं किया है तो उनका एफिडेविट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो सर सभी का एफिडेविट, किसी का सर एफिडेविट नहीं हुआ? नहीं, वो तो करना है ना अभी, तो सभी का एफिडेविट अपलोड करना है। ओ ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू जी सर। जी जी, ओके। नीलेश मुंजे जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। सर नमस्ते। अगर ट्रस्ट डीड में कोरम की बात नहीं लिखी है और 100% बोर्ड मेंबर्स के सिग्नेचर जरूरी है होंगे फिर तो जी आउट स्टेशन रहने वाले बोर्ड मेंबर्स का कैसे करेंगे सर? उनको कैसे रेजोल्यूशन में उनके सिग्नेचर जरूरी हैं, उन्हें मतलब अच्छा बोर्ड मेंबर्स अलग अलग जगह पे रह रहे हैं तो देखिए हाँ किसी ने जी हाँ अभी जी सजेस्ट किया था कि वो जी स्कैन कॉपी के ऊपर भी साइन करने से वो अलाउ कर रहे हैं, पर कह रहे हैं ओके कि हमें ओरिजिनल सबका इकट्ठा करके फिर बाद में दे दीजिए। पर मेरा ये सुझाव है कि थोड़ा सा इसमें अगर आपके ऐसा कर सकते हैं, उसको सर्कुलेट करा के साइन करवा लीजिए, मार्क करके भेज दीजिए कि कहाँ किसने साइन करना है, और उनको बोलिए आगे दूसरे को दे दीजिएगा। जैसे वो पासिंग द पार्सल गेम खेलते हैं ना, तो हाँ उस तरह से वो उनको बोलिए कि इसको साइन करके ज़रा आगे बढ़ा दीजिए, तो हाँ सबके साइन होके आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो उसमें काफी समय लग जाएगा लेकिन सर। क्या बहुत दूर दूर रह रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी, वो मुंबई दिल्ली इस तरीके से बोर्ड मेंबर्स हैं और एक तो बाहर विदेश में भी है तो ये विदेश वाला तो फिर आपको वो स्कैन करके ही करवाना पड़ेगा। बाकी जो जी लोग जी दिल्ली में हैं, उनसे, हाँ दिल्ली बॉम्बे हैं, वो तो आसानी से हो जाता है, थोड़ा सा एफर्ट करने से हो जाएगा। तो ऐसा पार्शियली अगर एक कॉपी केवल स्कैन सिग्नेचर रहेगी, बाकी लोगों का ओरिजिनल सिग्नेचर अगर ले लेंगे जैसा आप सजेस्ट कर रहे हैं तो चलेगा सर? किसी एक का केवल जो बाहर नहीं नहीं देश नहीं में है। नहीं, वो ये कह रहे हैं उसमें, जो अभी किसी ने बताया है वो कह रहे हैं जी कि उनको आप प्लेन पेपर भेजिए, उनसे कहिए कि भाई जी इसको स्कैन करके, हाँ इसको मतलब इसको प्रिंट करके साइन करके और फिर स्कैन करके हमें वापस भेज दीजिए। हम्म ठीक है, जी तो देखिए थोड़ा सा लॉजिस्टिक कैलकुलेट कर लीजिए। अगर हाँ ऐसा हो सकता है कि आपने उनको ईमेल कर दिया और जी उनसे कहें आप कि भाई इसको प्रिंट करके आप साइन करके हमें भेज दीजिए, तो हाँ वो आपको कुरियर करेंगे अगर, तो वो आपके पास 3-4 दिन में कुरियर आ जाएगा। जी और उसके बाद वो जो आप यहाँ लोकल लोगों से कुरियर करा के साइन करा लीजिए, हम्म क्योंकि अल्टीमेटली अदरवाइज आपको देना तो पड़ेगा ही साइंड। हाँ ये तो टेम्परेरी बात है कि वो आपका अभी कह रहे हैं कि हम स्कैंड जी एक्सेप्ट कर लेंगे, जी अल्टीमेटली साइन मांगेंगे ही आपसे। जी और सर दूसरी क्वेरी ये थी, अभी एक डिस्कशन में एफिडेविट की बात आ रही थी, तो एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं ना अभी सभी बोर्ड नहीं देखिए, मेंबर्स के? एफिडेविट जो है वो एक एफसीआरए की अलग प्रोसेस है कि जितने बोर्ड जी मेंबर्स हैं उनका सबका एफिडेविट अपलोड होना है। जी वो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर आपके बोर्ड मेंबर्स में कोई भी चेंज वगैरह होता है, हाँ तो वो एफिडेविट मांगते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी प्रायर परमिशन पहले की पेंडिंग है या जी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग, कोई भी चीज़ पेंडिंग है, उसमें बोर्ड मेंबर्स का वहाँ नाम आता है, तो वो जी अभी उसमें उन्होंने ये लूप लगा दिया है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो आपसे एफिडेविट मांगता है। जी तो मेरे को जहाँ, लेकिन FC6C में अभी हमने नहीं सुना कि किसी से एफिडेविट मांग रहा हो। FC6C और ओके 6D में नहीं मांग रहा है, बाकी जी फॉर्म्स में मांग सकता है। ओके जी ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक जी। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने अपने अपने सवाल पूछ लिए हैं। तो ये जो इसका प्रेजेंटेशन है वो हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे।
अलग से ईमेल से जिसने रजिस्टर किया था उनको हम भेज देंगे, तो वो आप रेफ़र कर सकेंगे। इसमें 2 एक करेक्शंस करके आपको हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो आप सभी का पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अकाउंटेंट का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया, और क्राई का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसके लिए व्यवस्था करी। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सर। एंड थैंक यू संजय जी वेरी मच। जी जी, थैंक यू, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।